क्या समझ आया? देखो, ये थोड़ा सा आपने देखना है। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे, पहले इस टॉपिक पे, इधर पे जाओ आप, ठीक है। यहाँ पे हमेशा मैंने आपको बताया था कि हमेशा किंग्स और पार्लियामेंट्स के बीच में इख्तलाफ जिसको कहते हैं उर्दू में, है? मतलब आपका एक डिसीजन है, दूसरे का उसके उल्ट डिसीजन है? उसको हम इख्तलाफ कहते हैं। इख्तलाफ मतलब एग्री नहीं करते हैं एक चीज़ के ऊपर, हमेशा क्या है, ऑपोजिट में काम करते हैं? उसको हम कहते हैं डिसेंशन, ठीक है। स्टिफनेस पे आप क्रिएट बोल सकते हो। आपने बहुत बार सुना होगा, जब भी कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग में होती है, कोई अगर स्टेटमेंट देती है, या जैसे रिसेंटली फार्म बिल जो पहले उन्होंने आगे उसको किया और उसके बाद अब रिपील कर लिया, ठीक है। तो उसमें जो रूलिंग पार्टी होती है और जो अपोजिशन होती है, उनके बीच में हमेशा जो है ये चीज़ें रहती है कि वो कभी एक डिसीजन के ऊपर जो है कंक्लूड नहीं करते हैं, खुद को कभी नहीं आते हैं। वही यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे शुरू से ही किंग के बीच में, जो किंग्स होते थे और जो पार्लियामेंट्स मैंने आपको लिखाया था, उनके बीच में क्या रहती था, उनके बीच में वही मैंने कहा था 36 का आंकड़ा रहता था हमेशा। स्टेट जर्नल तो पढ़ लेना आपने, हैं? अभी उसको साइड में रखो, अभी उसको बुलाएंगे हम, स्टेट जर्नल को हमने बुलाना है, मगर अभी उसको साइड में रखो, उसकी सिर्फ कंपोजिशन माइंड में रखनी है और कुछ नहीं। इनका काम करने का नेचर पार्लियामेंट्स का मैंने बताया था, आपको ध्यान में रखना है आपने, और उसके बाद देखना है कि अब ये किंग के साथ कैसे इनका टसल होता था, टग ऑफ वॉर किंग के साथ किस बेस पे होता था, ये किंग के साथ क्यों जो है वो ले लेते थे, पंगा क्यों ले लेते थे, हाँ? मैंने आपको कल समझाया था कि क्योंकि कस्टम और ट्रेडिशंस ने उनको पावर दे रखी थी। बट भाई पावर तो दे रखी थी, मगर किंग तो उनसे, अगर हम हिरार्की की बात करें, किंग तो उनसे, जो किंग्स रहे हैं वो तो उनसे ज़्यादा थे ना। ये भी फिर क्या थे, ये इन्फीरियर थे। मगर एक और चीज़ हमने इसमें पढ़ी थी कि जो पार्लियामेंट्स थे ये इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। इनका ये एक जुडिशली बॉडी थी। आपको मैंने फिर उसके साथ में एक एग्जांपल भी कल करवाई थी, मैंने इंडिया के एग्जांपल दी, जुडिशियल रिव्यू की एग्जांपल दी मैंने आपको। मैंने जुडिशियल रिव्यू में ये कहा था कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशली के बीच में जब हम पढ़ते हैं, अब एक्चुअल में हम कहें कि भाई ये नहीं कह सकते हैं हम कि हमारा इंडियन जुडिशली ही पार्लियामेंट से ज़्यादा सुपीरियर है, नहीं। देखो आप क्या पढ़ते हो, आप कहीं पे भी देखो ना, जब भी आपको क्वेश्चन आता है आप क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, पढ़ते हो कि नहीं? ये पावर्स नहीं होती है, पावर का मीनिंग कुछ और होता है एक्चुअल में, मगर हम पढ़ते हैं, लिखते भी हैं। ये एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना है? अगर एक पर्टिकुलर जो स्पेसिफाइड मेजॉरिटी होगी उसके हिसाब से अगर कोई चीज़, कोई बिल पास होता है एक हाउस से, तो दूसरा हाउस के ऊपर एक ऑब्लिगेशन बन जाता है कि उसको आगे करना ही करना है। मतलब उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि वो क्यों करेगा, वो इनकार क्यों करेगा, वो इनकार भी करेगा तो अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी है ये वर्क है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना है। पावर की जैसी कोई बात नहीं है। देखो पावर तो कुछ और होती है ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी, है कि नहीं? क्या डिफरेंस है? जब आपको पावर का मीनिंग पता चलेगा फिर ही पता चलेगा, क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि ये जो स्टेजेस हमने पढ़े किस तरह से ये वो काम करते थे और किस तरह से किंग के साथ उनका क्लैश होता था, और आगे वो क्लैश की वजह से बड़ा ही जो है बैकड्रॉप बन गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। मगर क्वेश्चन ये राइज होता है कि किंग को अगर पावर्स थी, वो तो उनसे सुपीरियर था, किन से? पार्लियामेंट से सुपीरियर था, तो ये क्यों उनके किंग के साथ जो है हमेशा इनका प्रॉब्लम रहता था? पावर और अथॉरिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है? नहीं, वो इन जनरल कह रहा हूँ मैं, इनकी नहीं मैं बात कर रहा हूँ, इन जनरल बता रहा हूँ मैं। ऐसे पावर हम किसको बोलते हैं? पावर और अथॉरिटी में कुछ फर्क लगता है आपको?
क्या? फॉर अ लेमैन, नॉट फ्रॉम हिस्ट्री फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक जर्नल में आप पावर किसको बोलोगे? नहीं, ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, मगर ये समझो हम देसी बंदे हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन का पता नहीं है, हैं? हम अब बताओ पावर क्या है? ओ अमरीश पुरी वाली पावर, बोगैम्बो वाली पावर, गब्बर सिंह वाली पावर है, जो रूल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को मानती, वो होती एक्चुअली पावर है। मगर फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये उस पावर की बात नहीं करता है, ये अथॉरिटी की बात कर रहा है। क्योंकि अगर पावर होती तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, कौन सी पावर है जो उसको ज्यादा पावरफुल बनाती है? नहीं, वो तो है, डिसीजन मेकिंग पार्लियामेंट वो है, उसके पास डिसीजन मेकिंग तो हमारे लोकसभा राज्यसभा के पास है, मगर वो भी उसके पास वो पार्डन वाली जो पावर है, कैपिटल, हाँ डिस्क्रिशनरी पावर, बिल्कुल। व्हाट इज द वेरी कंसेप्ट ऑफ डिस्क्रिशनरी? डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है कि जो मतलब जिसको हम कहते हैं ना मेरी खुद की मर्जी, दैट इज द वेरी कंसेप्ट ऑफ डिस्क्रिशनरी। तो फिर वो जो मेरी खुद की मर्जी बन जाता है डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेजेंट, जो वो किसी को भी क्या कर सकता है, किसी को पनिशमेंट कम करवा सकता है। यहाँ पे एक इशू हुआ था, आप सभी ने सुना होगा, अफजल गुरु के बारे में हुआ था कि नहीं? सुना, नाम तो सुना था ना, सुना है नाम के नहीं? ठीक है। तो अब वहाँ क्या हुई कि पेटिशंस गई किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, शायद उस टाइम में प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे। तो अब उसके पास पावर थी उसको माफ़ करने के लिए कि इसकी जो है कम कर दी जाए या कैपिटल पनिशमेंट को कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। मगर वो उसने नहीं की। अगर प्रेजेंट कर सकता था, नहीं कर सकता था? उसका डिस्क्रिप्शन में नहीं है ना, वो रिकमेंडेशन देता है आगे, एक्चुअल में डिस्क्रिशनरी, वेरी एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात बोली आपने। एक्चुअल में किसी के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती ही नहीं है, हैं? क्योंकि आप एक चीज पढ़ते हो कि पार्लियामेंट में, अगर आप इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हो, पार्लियामेंट में देखो, मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, साथ में ये लेके चलो, आप इस चीज को ध्यान में रखो, किंग, स्टेट जर्नल और ये लेके चलो, माइंड में रखो ये भी, ठीक है, क्योंकि इन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं, है कि नहीं? अब देखो, किसी के पास एक्चुअली डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती, उसको कंसल्ट करना पड़ता है, इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब पीएम है, वो पीएम भी कुछ नहीं कर सकता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो मैं यहाँ पे पावर की बात कर रहा था। तो जो पावर, जो वर्ड जो लिखा होता है कहीं पे भी आप देखते हो या डिस्क्रिशनरी देखते हो, ठीक है, बड़ी चीज़ें होती है कि उस दायरे में रह के उन्होंने वो चीज़ें करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है, बट टॉप में तो किंग था ना, हमने शुरू में ही पढ़ा था, है? किंग के बाद ये आया, फिर ये आया। अब भाई ये क्यों पंगा कर रहे हैं इससे? कस्टम ने पावर इनको दे रखी है, बट अब इतनी पावर तो है नहीं ना कि किंग को रिप्लेस करके बैठ जाए। ये खुद को क्लेम करें कि भाई किंग की जगह अब किंग नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा? जैसे फ्रांस में डायरेक्टरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया था, फ्रांस में डायरेक्टरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। डायरेक्टरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बाद आया था, ठीक है। जब रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो जैकोबिन क्लब्स जो रोबेस्पियर के थे, फेल हो गए थे, उसके बाद आया था। डायरेक्टरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या था, है कुछ पता थोड़ा? उसमें क्या था कि उसमें उन्होंने एक काउंसिल बनाई थी और डायरेक्टर बनाया था, तो उनके बीच में हमेशा जो है वो इनस्टेबिलिटी रहती थी, तो वो भी फेल हो गया। सो अब ये इसको हटा दें, ये कहेंगे नहीं जी कस्टम ने हमें बड़ा पावरफुल बनाया है। नहीं, कस्टम में जो है अकॉर्डिंग टू द कस्टम एंड ट्रेडिशन जो प्रिविलेजेस ले रहे हैं वो किंग टॉप में ही रहेगा, ठीक है। अब यहां पे फिर भी ये जो है किंग के साथ हमेशा कोई ना कोई इशू करते थे, और मैंने आपको बताया था, बार बार बताया था कि इसीलिए जब किसी पर्टिकुलर किंग के साथ जो ये इनका इशू रहता था, ये ब्लॉक कर लेते थे लॉज को, तो किंग क्या कर लेते थे, उनको कुछ टाइम के लिए जो है डिसमिस कर लेते थे। बट ये जब लुईस आया तो उसने क्या कर दिया, उसने उनको फिर से रिस्टोर कर लिया, इस इंस्टीट्यूशन को क्या कर लिया,
रिस्टोर कर लिया। और मैंने आपको बताया था कि इसका जो रिस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट इन फ्रेंच किंगडम वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर दैट वाज डन बाय लुई 16। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे हिस्टोरियन इस चीज़ के ऊपर सहमति रखते हैं कि अगर इससे, क्योंकि सारा पंगा किसने किया था यार, आप कभी कभी देखते हो मूवीज़ में कि स्पोर्टिंग एक्टर होता है कि नहीं है, और कभी कभी मूवीज़ में क्या होता है, वो स्पोर्टिंग एक्टर का इतना वेटेज हो जाता है कि 10 मिनट्स में वो पूरा क्रेडिट ले जाता है? पूरी मूवीज़ में जो एक्टर मेन होता है, जिसको अपना रोल परफॉर्म करना होता है, विलन होता है, उसको अपना रोल परफॉर्म करना होता है। सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा, अपने रोल एंड स्टेटस पढ़ा है? तो अब उसमें फिर एक सपोर्टिंग एक्टर भी होता है, वो कभी कभी 10 मिनट्स का उसका सीन होता है, ठीक है, और उसमें वो पूरा क्रेडिट ले जाता है, उनका बिल्कुल कम हो जाता है उनका। सो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे यही है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम सिर्फ स्टेट जनरल को पढ़ रहे हैं, ये हुआ वो हुआ, पर सारा असली जो पंगा लिया ना वो इन्होंने लिया। तो एक्चुअल हीरोज ये थे, मगर इन्होंने भी पंगा किंग के साथ क्यों लेते थे बार बार? अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। इनको कोई समाज सेवा, कोई वेलफेयर, कोई राइट्स, कोई लिबर्टीज नहीं चाहिए थी। अपने इस ओल्ड इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए किंग के साथ ये बैर करते थे, पंगा ले लेते थे। अब देखो स्टेजेस में, अगर सपोज करो व्हेन पार्लियामेंट रिफ्यूज टू रजिस्टर अ लॉ, सबसे मैंने पहले आपको कल बताया था कि किंग क्या करता है कि जैसे कोई रॉयल ऑर्डर दिया, ठीक है, कोई आप कह सकते हो कोई डिक्री पास की किंग ने, या कोई रॉयल चार्टर शाही फरमान दिया, तो वो लागू करने के लिए ये किसके पास जाता था? पार्लियामेंट्स के पास जाता था। और वो क्या करते थे? उसको फॉर्मल शेप देते थे, मीन्स रजिस्टर करते थे, ड्राफ्ट करते थे। अब रजिस्टर करना है लॉ को, कोडिफाई करना है लॉ को, अब काम किसका है? इनका है। और अगर ये रिफ्यूज कर लेते हैं, उसके लिए मैंने आपको इंडियन जुडिशरी की एग्जांपल दी थी। अगर रिफ्यूज कर लेते हैं तो यहां पे क्या है कि जिसको ये क्या करेंगे? रजिस्टर करेंगे। एक मैंने आपको बताया था कि, शायद नहीं बताया था मैंने आपको, जब ये रिफ्यूज कर लेते हैं ना, रिफ्यूज करने के बाद ये पब्लिश करते हैं। क्या पब्लिश करते हैं? ये एक प्रेजेंटेशन पब्लिश करते हैं, ठीक है। आपने ये चीज याद रखनी है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, यही मेंशन कर देना आप, ठीक है। ये क्या करते हैं? एक जैसे पैटिशन होती है ना, या प्रेजेंटेशन जो है उसको पब्लिश कर देते हैं, और जिसमें वो ग्रीवेंसेस लिखते हैं और रीजंस लिखते हैं और ऑब्जेक्शंस लिखते हैं टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर लॉ जिसको वो डिनाई कर रहे हैं रजिस्टर करने के लिए। आया समझ के नहीं? ठीक है। ये देखो, इतना जो पीछे मैंने पढ़ाया आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखना अपने वर्ड्स में, थोड़ा उसको कर देना, पेन डाउन कर देना। ये वाला जो चार्ट मैंने बनाया है ये बहुत ज़रूरी है, ये डाल देना। जरूरी नहीं लिखना है, आपने ऐसे प्रेजेंट करके शो करना है। देखो मैंने आपको चीज़ बताई थी, बहुत सारे अगर बीच में टॉपर्स को अगर सुनोगे, सिर्फ सुनना उनका आंसर राइटिंग कैसे होता था, बस, और कुछ नहीं सुनना। जो टॉपर्स होते हैं ना, उनकी आंसर राइटिंग सुनना, उन्होंने वो कैसे लिखते थे। बहुत सारे क्या करते हैं कि वो ना ऐसे करके, मतलब कोई चार्ट बनाए या बाकी चीज़ें बनाई, हाँ, तो उसके हिसाब से जो है वो मतलब प्रेजेंटेशन करते थे, जिससे काफ़ी स्कोरिंग रहता था। तो अगर ये चीज़ें आप यहाँ पे करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, स्टेजेस आई, मगर ये लिखना है आपने, एग्जामिनर को पता होना चाहिए बैकड्रॉप है, कॉजेज नहीं है। ये कॉज तो बना, कॉजेज तो बाद एक्यूमुलेट हुए ना, मगर बैकड्रॉप है, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब किंग को पता चला भाई इन्होंने ये पब्लिश कर दिया प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन फाइल कर दिए हैं कि भाई हम ये लिख रहे हैं कि इस रीजन की वजह से हम लोग आपके इस पर्टिकुलर लॉ को रजिस्टर नहीं करेंगे। किंग क्या करता है? किंग भी एक काम करता है। किंग क्या करता है? वो कन्वी करेगा या क्या करेगा, वो समन करेगा एक फॉर्मल सेशन, ठीक है, बुलाएगा, जैसे जनरल असेंबली का है, मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, किसकी? पार्लियामेंट ऑफ पेरिस की, बुलाएगा उनको, ठीक है। और जब उनको बुलाएगा, बुलाने के बाद वो तो कोशिश यहां पे यही करेगा कि वो क्या करें, वो इससे रिलेटेड, इस रजिस्टर जो लॉ इन्होंने एक किस्म का ब्लॉक ही कर दिया ना, ब्लॉक कर दिया, ठीक है, इससे रिलेटेड अपना एफर्मेशन शो करे। एफर्मेशन शो का मतलब ये आ गया कि मान जाए, ठीक है। पहले स्टेज पे किंग कोशिश करता है, और उसके बुलाने का, देखो ना, सिंपल सी बात होती है, आपने डेडलॉक पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस में? डेडलॉक कब होता है पार्लियामेंट में?
हाँ ठीक है, तो वहाँ पे फिर प्रेजेंट क्या करता है, हाँ करता है, ठीक है। ये पावर नहीं है कुछ भी, ये ध्यान में रखो आप, लिखना है पावर लिखने, ठीक है। हम क्या ढूंढते रहते हैं, हम हमेशा ढूंढते हैं, हमसे ओ यार पावरफुल कौन है, प्रेजेंट है कि प्राइम मिनिस्टर है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अरे छोड़ो उसको, पावरफुल कोई नहीं है। आप ये देखो कि प्रोसीजर क्या फॉलो कर रहे हैं, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपका काम है वहाँ पे जो आपके पास डॉक्यूमेंट आता है आपने उसको क्या करना है, लिखना है सर्टिफाइड टू, या कुछ कोई चीज़ लिखनी है आपने और उसके ऊपर स्टैम्प लगानी, बोलना है ठीक है जाओ, पहले चेक करने हैं सारे पर्टिकुलर्स उसके ऊपर सारे ठीक है कि नहीं। मुझे बताओ जब वो ओके होगा आप डिनाई करोगे, डिनाई करने के लिए भी आप क्या करोगे, कोई करोगे भाई ये चीज़ पूरा इनकम्प्लीट है, ठीक है, यहाँ ये आपने किया, अगर वो होगा वो कभी डिनाई नहीं करेगा। पावर वहाँ होती बोलेगा अच्छा तो वही है ना जो उधर मेरे से तूने ऐसे बात की थी, जहाँ मैं नहीं करता, क्या करेगा, वो आई पावर, आर्बिट्रेरी पावर। तो पार्लियामेंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या बाकी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेमोक्रेटिक है जो डेमोक्रेटिक है, वहाँ पावर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वहाँ सिर्फ फंक्शन करना होता है, वहाँ प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, वहाँ काम करना होता है, एक प्रोसेसिंग है और कुछ नहीं है। इसने इतने मेजॉरिटी के साथ पास किया, उसके पास पार्डन वाली पावर है, वो ये कर सकता है, वो डिसॉल्व कर सकता है, ये सब प्रोसीजर्स है और कुछ नहीं है। अब यहां पे क्या हुआ कि इसने भी इनको बुलाया। अब देखो क्या होता है, किंग जब बुलाता है तो उसके जो बुलाने का जो पहला इंटेंशन क्या रहता है, पहला इंटेंशन तो यही रहता है क्योंकि इसलिए उसने बुलाया हुआ है, ठीक है, पहला इंटेंशन उसका यही रहता है कि ये जो है अपना एफर्मेशन शो करे, मगर वो पॉसिबल मोस्टली नहीं होता है, क्योंकि अगर अपना एफर्मेशन शो कर देते वो, उन्होंने तो पहले ही इसके खिलाफ जो है पब्लिश कर दिया है कि हम इसको ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या करता है, बुलाने के बाद क्या करता है, द किंग ओवररूल किसको करता है, इसको ओवररूल करता है, ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है, इसको ओवररूल करता है। ओवररूल का मतलब क्या है, ओवररूल क्या होता है, नहीं, ओवररूल का मतलब ये आ गया कि जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे इनका काम है पब्लिश करना, इन्होंने इस रिफ्यूज कर दिया कि हमने इस पर्टिकुलर लॉ को पब्लिश नहीं करना है। अब रिफ्यूज करने के लिए इन्होंने क्या किया, ग्रीवेंसेस शो किए, हाँ, एक किस्म का प्रेजेंटेशन दिया, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्शंस और रीजंस लिखे हम क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद फिर क्या हुआ, किंग क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप आया, किंग क्या करता है, एक फॉर्मल सेशन इनकी बुलाता है और ओवररूल कर जाता है। ओवररूल इनके इस ग्रीवेंसेस को, जो ऑब्जेक्शन इन्होंने किया, ओवररूल मींस यहां पे अपना वीटो पावर यूज करता है। बट ये वीटो पावर अनलिमिटेड नहीं है। वीटो पावर क्या होता है, हाँ मतलब वीटो पावर मीन्स नेगेटिव पावर। अच्छा मुझे बताओ, हमारे इंडिया का जो प्रेसिडेंट है और अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है, उनके पास, दोनों के पास वीटो पावर है? हाँ है। फिर और वेरी कैसे करता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट की वीटो पावर और इंडियन प्रेसिडेंट की वीटो पावर वेरी कैसे करते हैं? नहीं वो तो है, नहीं नहीं। अच्छा मुझे बताओ एक चीज़, अमेरिका और इंडिया में कौन सा सिस्टम है, हैं? हाँ वेरी गुड। तो जब पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पे है तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट पावरफुल नहीं होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। और अमेरिका और हमारे में क्या चीज़ है जो कॉमन है, हाँ क्या, नहीं बोलो, किचन कैबिनेट, नहीं वो तो बात की बात है, वो अलग पोर्शन है, वो तो आपने सही बोला। उनमें और हम में जो मेन बात कर रहा हूँ मैं, वो है कि वहाँ भी फेडरलिज्म है, यहाँ पे भी फेडरलिज्म। यूके में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मैंने बताया था आपको। हमारा जो प्रेसिडेंट है ना, उसकी वीटो पावर सिर्फ नाम की है, ठीक है, हाँ बिल्कुल नॉमिनल है, नाम की है और कुछ नहीं है। एक्चुअल जो है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। मगर जो अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास जो वीटो पावर है ना,
वो एक्चुअल में पोजेस करती है उसके पास। अगर हमारे 2 हाउसेस किसी चीज़ के ऊपर अपनी सहमति शो करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, देखो मैं बार बार वही कह रहा हूँ, दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट पावर, दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेप करते हैं, किंग को देते हैं, किंग उसके ऊपर अपनी एजेंट शो करता है। किंग एक बार जो है उसके ऊपर क्या कर सकता है, डिनाई कर सकता है, ठीक है, और फिर अगर सेम मेजॉरिटी के साथ आता है तो वो बाइंड हो जाता है, ठीक है कि नहीं। मगर यहाँ पे आपने पॉकेट वीटो भी पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं, उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, वो बात की बात है, ठीक है। आपने ध्यान में रखना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पॉकेट वीटो कुछ हद तक लगता है कि उसको थोड़ा, मगर पॉकेट वीटो भी हर एक केसेस में नहीं करता है वो, ठीक है। तो अब चलो छोड़ो उस पोर्शन को, अमेरिका उसके पास है, वो डिनाई कर सकता है क्योंकि वहाँ प्रेजेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या प्राइम मिनिस्ट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब वो क्या रीज़न है वो बात की बात है। तो ये शो करता है, थोड़ा बहुत ओवर रूल कर गया है कि भैया आप लोगों ने जो ये मुझे चिट्ठियाँ दी है ना, हैं, ये आप रहने दो, मैं इनको, आपने सुना होगा इसमें कोर्ट में भी जब होता है, जैसे आपको मूवीज़ में दिखाते हैं, एक्चुअल में वैसा तो होता नहीं है एग्जैक्ट, है, तो वो कहता है ओवर रूल, कहता है ऑब्जेक्शन, आई ऑब्जेक्शन, है, वो क्या बोलता है, क्या बोलता है, वो कहते हैं ना आई ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, है, वो क्या कहता है, आगे क्या बोलता, कहता है ओवर रूल, हाँ, कि जो तो ऑब्जेक्शन कर रहा है ना बेटा वो क्या है, ओवर रूल है, ठीक है। ओवर रूल का मतलब है कि भाई छोड़ो उसको, आप रहने दो। तो यहाँ पे वो बात तो है, मगर यहाँ पे है ओवर रूल का मतलब ये है कि जो इन्होंने बोला ये तो प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है, मगर इसी प्रोसेस को, इसी स्टेप को ये ओवर रूल कर जाता है। और इसका मतलब ये है कि भाई ये चीज़ ये शो करती है कि मैं तुमसे टॉप में हूँ, है। ओवर रूल की पावर इसको एग्जैक्ट में, एक्चुअल में वीटो पावर तो पूरी तरह से नहीं देती थी, मैंने कहा था वेरी करती है। लुईस के टाइम में आते आते काफ़ी हद तक डिसेंट्रलाइजेशन की ओर फ्रांस जा चुका था, और जब रेवोल्यूशन आया और जब वो बनी, असेंबली ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ड्राफ्ट किया, और जो उन्होंने मॉडल दिया ना सारा, है, सब वही तो डिसेंट्रलाइजेशन को बताता है वहाँ पे, मगर किंग रखा उन्होंने, ठीक है। तो पहले कुछ हद तक थोड़ी सी पावर्स किंग के पास ज़्यादा थी, वो ऐसी वो ये शैतानियाँ कर लेता था, मानता नहीं था किसी की। यहाँ पे क्या हुआ, और उनको कह रहा है कि भाई रजिस्टर करो लॉ को, मैं नहीं मानता है तुम्हारी चिट्ठियाँ मैं नहीं मानता, रजिस्टर करो लॉ को। अब यहाँ पे क्या होता है कि किंग क्या करता है, किंग जो है, देखो ये जो है आपने ये इनका मेंशन कर देना है, जो यहाँ पे जैसे मैंने इसको पे डेटाज मैंने आपको बताया था, पे डे इलेक्शन, ठीक है, वो मेंशन करना, उससे वेटेज बढ़ेगा आपके आंसर का, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, ये ठीक है। अब वहां क्या करता है किंग, जब देखता है अच्छा भाई ये मान ही नहीं रहे, किंग क्या करता है, किंग एक आर्बिट्ररी ऑर्डर है, उनको प्रेशराइज करने के लिए, उनको सरेंडर करने के लिए, किनको पार्लियामेंट को, कि वो सरेंडर कर जाए, वो क्या करता है, एक एक्चुअली क्या होता है, ये मोस्टली एक सील्ड डॉक्यूमेंट होता है, डायरेक्ट किंग से आता है। अब बोलोगे सर ये कौन सी बला है, हमने तो पढ़ा कि भाई जो किंग है कोई भी ऑर्डर पास करना होगा पहले उसको जनरल स्टेट को बुलाएगा, फिर सोचेगा, फिर बनेगा। देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे इमरजेंसी वाली पावर पड़ी है कि नहीं, मैं प्रेजेंट की, तो उस टाइम में वो क्या करता है, क्या इश्यूज करता है, इमरजेंसी के टाइम में प्रेजेंट क्या करता है, हमारे इंडिया की बात करो, ऑर्डिनेंसेस इशू करता है कि नहीं, तो जब ऑर्डिनेंसेस इशू करता है तो इसका मतलब यह है कि यहां पे भी इसके पास ये पावर है, वो क्या कर रहा है कि वो एक आर्बिट्ररी ऑर्डर, और ये वाला जो इसका ऑर्डर होता है रॉयल ऑर्डर, ये सब्जेक्ट टू अपील नहीं है, आप इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते, इसका यूज कर लेता है, बट मतलब इसका मतलब है कि इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, किंग ने इसका इस्तेमाल किया, किंग ने कहा कि सील डॉक्यूमेंट है ये, डायरेक्ट किंग्स रॉयल ऑर्डर है, तो वो एक्चुअली उनका नेचर क्या है, उनका नेचर ये है कि भाई हर एक कंडीशन में ये ऑर्डर आपने, ये चार्टर आपने क्या करना है, आपने मानना ही मानना है, क्योंकि यार डेमोक्रेसी थोड़ी है, डेमोक्रेसी थोड़ी है, ये तो पढ़ने आएगा हमें, ये तो हमें पता है, ये चीजें तो आएंगी, आर्बिट्ररी, टायरेनिकल, प्रेशराइज, सस्पेंशन, ये चीजें तो आएंगी। क्यों? क्योंकि हम डेमोक्रेसी पढ़
नहीं रहे, डेमोक्रेसी की ओर जा रहा है फ्रांस, वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो उनको कि भाई ये झुक जाए, मान जाए, बट आपको क्या लगता है ये मानेंगे? ये कहाँ मानेंगे? बस यहीं से इनके बीच में 36 का आंकड़ा रहता है। आया समझे कि नहीं? है सिर्फ यही, अगर आपने वहां पे लिख के आ गए ना और ये डाल दिया यही वाला एग्जैक्ट, बस ज्यादा अंदर घुसना ही नहीं है, सीधे फिर कॉजेस पे आना है, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट बताओ मुझे, ताकि फिर से मैं इसको रिवीजन कराऊं, फिर इसको मिटा के आगे लिखूंगा। बोलो जल्दी। अब देखो अब थोड़ा बढ़ना भी है ना आगे, ऐसा ना हो फिर हम पूरे साल सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन ही पढ़ते उतना भी डीप में नहीं जाना है ना। मैं सोच रहा था, मैं तो कोशिश करता हूँ थोड़ा जल्दी करवाऊँ आपको, मगर क्या होता है कि एक टॉपिक पढ़ाओ, फिर उसकी दूसरी ब्रांच निकलती, तीसरी चौथी, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। हाँ बताओ इसमें आए समझे? हैं अब मैं पूछूं, फिर से रिपीट करता हूं मैं, ठीक है। अब मैं रिपीट करूंगा पेपर में कैसे लिखना है आपने, ठीक है। बैकड्रॉप पे आना है आपने, और बैकड्रॉप का एक पैराग्राफ लिखना। ये जो अभी तक मैंने कराया है, मेरा 3rd लेक्चर है ना आज ये, हैं? तो आपने सिर्फ इसके आगे जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपने पेपर में लिखना नहीं है, मगर ही देखो पता तो सारा होना चाहिए आपको, मगर सारा का सारा लिख के तो नहीं आते हो ना यार। आपने एक बड़ी अच्छी होते कुछ बच्चे, आपने आधी किताब पढ़ ली है फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर बहुत, मगर वो क्या आधी किताब लिख के आओगे वहाँ पे एक आंसर के पीछे? वो तो नहीं करना है ना। मगर माइंड में आपको जब वो आइडियाज़ रहेंगे, पूरी स्टोरी, पूरा इंसिडेंट सब याद होगा, आप कंसेप्ट क्लियर होंगे, फिर ही जाके लिखोगे ना। तो इसीलिए लिखना सिर्फ यही वाला है बैकड्रॉप में, और लिखना भी नहीं, उसको ऐसे उतार देना, ठीक है। तो मगर वो थोड़ा पिछले वाला और जो आगे वाला जो मैंने जो इससे पहले कराया है वो याद रखना है, लिखना नहीं है। और जब इसके बाद पढ़ाऊंगा वो भी याद रखना है, लिखना नहीं है। सिर्फ इसी को टेबल को आपने कॉजेज में ऐसे उतारना है, और मुझे लगता है ये एक पैराग्राफ जैसा ही है, बस एग्जामिनर समझ जाएगा, देन कॉजेज पे आना है, ठीक है। हुआ क्लियर आज? है देखो अब मैंने आपको बताया यहाँ पे, अब मैं आपसे पूछूंगा, एक बच्चे से पूछूंगा। मैं भी देखूं यार, इतना जो सर खफाई 2-2 घंटे से हम कर रहे हैं, आपने अब देखो स्किप नहीं करना क्लास यार। आप शायद नहीं आए थे, एक दिन नहीं आए थे। आप बताओ बच्चों, आप मुझे बताओ अभी तक क्या पढ़ा हमने, क्या समझ आया, थोड़ा मुझे बताओ ताकि मुझे पता चले कितना आपको समझ आया। लाउड थोड़ा जोर से बोल। नहीं ये आ गया पार्लियामेंट, हाँ ठीक है। किंग के साथ अगर आपके पास होती है, किसी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ये भी लिख सकता है। ये जो बॉडी वाला मैंने बताया था ना पहले, वो उसको भी लिख सकता है, ठीक है। अगर स्पीड है, टाइम है आपके पास, लिख सकते हो। मगर जिसके पास स्पीड नहीं है, ठीक है, तो वो सिर्फ यही उतार देगा। आप किंग के आगे लगा सकते हो क्लेम्ड एब्सोल्यूटिज्म, हाँ, या एब्सोल्यूट पावर को क्लेम करते थे, ठीक है, हाँ। हाँ और लिखना नहीं प्लीज, फॉर गॉड सेक, कॉजेज में मेंशन करना, बैकड्रॉप में नहीं करना। बैकड्रॉप के लिए ये बस देखो यार, फंक्शन आगे होता है, पीछे तो वो कर्टन लगा है ना, वहां तो नहीं हो रहा है ना, उसके पीछे थोड़ी हो रहा है, आगे हो रहा है, वो सिर्फ एक पार्ट है। वैसे बैकड्रॉप हमेशा हर एक, जो भी आप चाहे डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन पढ़ रहे हो, कोई भी कुछ भी पढ़ रहे हो, कोल्ड वार पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, उसका थोड़ा बैकड्रॉप बड़ा जरूरी होता है। हाँ फिर उसके बाद हमने पार्लियामेंट का पढ़ा, पार्लियामेंट एक सॉवरेन बॉडी है, सॉवरेन कोर्ट है, कोर्ट्स हैं, और इसमें फिर हमने आगे, हाँ उनका जुडिशली काम है, जुडिशियल काम मैं है, ठीक है आ गया समझ। और ये इनका आपस में जो है स्टिफनेस रहती है कि हाँ हमेशा, वाई? क्योंकि इनको लॉज जो है कोडिफाई ये करते हैं, उनके जो ऑर्डर्स को कोडिफाई वो करते हैं। मतलब टू सम एक्सटेंट इनका एक, जैसे हमारी प्रेजेंट आज जो मॉडर्न हमारी कोर्ट्स है या जुडिशली है, खासकर इंडिया की बात करें, उसी तरह का इनका एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा फंक्शन वैसे रहता है, इनका नेचर वैसा है। तो ये क्यों ब्लॉक कर देते हैं किंग, जो भी फिस्कल पॉलिसीज या जो भी लॉज रजिस्टर करने के लिए बोलता है? अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के नहीं नहीं, हमेशा नहीं करता सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, हमेशा नहीं करता। वो क्या करेगा, सबसे पहले 2 चीज़ों को देखेगा। सेल्फ इंटरेस्ट ठीक है, ठीक है, वो 2 चीज़ों को देखेगा।
देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेशक इन्होंने जो बैकड्रॉप क्रिएट किया जिससे जनरल स्टेट को बुलाया 70-89 के टाइम में, और उन्होंने किंग को बोला 1% 1 वोट 1 वैल्यू होगा, और आगे जाके उससे रेवोल्यूशन आया। इन्होंने बुलाया, इन्होंने पहले किंग के साथ पंगा लिया, फिर किंग झुक गया, झुकने के बाद मजबूर हो गया स्टेट जनरल को बुलाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि इन्होंने ये पंगा इसलिए क्यों किया क्योंकि उस टाइम में इनका सेल्फ रिगार्ड, सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो क्या हो रहा था, वो खतरे में पड़ रहा था। इसीलिए कोई समाज सेवा के लिए नहीं किया था इन्होंने। हाँ एग्जैक्टली, सारी गेम उसी की थी यार। मैंने आपको इसीलिए इतना डेप्थ में गया कि कंजर्वेटिव्स ने क्यों सारा अंडू कर दिया नेपोलियन के गिरने के बाद, क्यों किया, व्हाई? क्योंकि वो वही एंशिएंट ट्रेडिशन, मैंने आपको लास्ट में भी, कल भी आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को अगर एक लाइन में डिफाइन करना चाहोगे वो ये है कि एंशिएंट regime was actually displaced by constitutional monarch। फिर वो आगे फेजेस में गया ना, फिर रिपब्लिक भी गया, तो वो भी तो एक पार्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन इज नॉट एक्चुअली इंसिडेंट दैट ऑकर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे है, वो एक क्या है, एक बहुत बड़ी प्रोसेसिंग है, एक बहुत बड़े स्टेजेस है, फेजेस है, अलग अलग फेजेस करके आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिफाइन करते हो। अब हम कहते हैं कि नहीं 70-89 के टाइम में जो हुआ बस वो फ्रेंच रेवोल्यूशन है। अरे दैट वाज जस्ट बिगनिंग यार, आर यू गेटिंग मी? ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस दिन गांधी जी पैदा हुए या इस दिन किसी की डेथ होगी बस फ्रेंच रेवोल्यूशन भी वैसे ही है। दुनिया में जो भी रेवोल्यूशन आए हुए हैं वो एक फेज के हिसाब से आए हुए हैं, वो एक प्रोसेसिंग में आए हुए हैं। वैसे ही है कि मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को हटा दिया, रेवोल्यूशन आ गया। बताया था मैंने कि भाई वो चेंज था, वो छोटा मोटा चेंज नहीं था, बताया था कि नहीं? मैंने क्या बताया था आपको? मैंने कहा था कि जो एंशिएंट रेजिम थी और उसके बाद आया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, ठीक है। अब इसने इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। और ये जो चेंज था, ये चेंज ही था ना, ये चेंज छोटा था बड़ा था? बड़ा था। तो इसका मतलब एक कौन सा चेंज है? लार्ज स्केल चेंज। और लार्ज स्केल चेंज क्या कहलाता है? और ये कहां की बात हो रही है? तो बस फ्रेंच रेवोल्यूशन है, सिंपल है। और ऐसा नहीं कि बस यहां तक कहानी खत्म होगी, ठीक है, अरे इसके बाद भी तो था रिपब्लिक है, ठीक है, रिपब्लिक की बात करनी हम पढ़ते हैं उसमें, ठीक है। तो ये जो रिपब्लिक यहां बना और यहां पे फिर आप क्यों बोलते हैं सर मोनार्क ही रहा? मोनार्क तो फिर भी रहा ना, तो इतना सिग्निफिकेंट ये वाला पोर्शन क्यों है? रिपब्लिक तो ठीक है बना, बाद में मानते हैं हम, उसमें भी आएंगे। इतना सिग्निफिकेंट क्यों है ये वाला फेज, इस फेज से? एग्जैक्टली, किंग को मारो गोली यार, ठीक है। यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल को पढ़ो आप, उन्हें फ्रेम किया, उन्होंने लॉज दिए यार, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, कितने ज्यादा वो फ्रीडम दिए मैन वुमेन के लिए। तो वो तो सबसे बड़ा जो एक किस्म का कह सकते हो एक चेंज था। इससे पहले दैट वाज टोटली अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स इस तरह का चेंज कभी नहीं हुआ था फ्रांस। और वो फिर उस चेंज की लेगेसी जो है वो तो अभी तक चल रही है। इसीलिए ये वाला फेज ज्यादा सिग्निफिकेंट है इससे। ये तो इनइविटेबल था, ये तो आना ही था, क्योंकि जब राइट्स मिल गए, लिबर्टीज मिल गई, लॉ बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, ठीक है, तो ऑब्वियस है फिर तो रिपब्लिक की ओर जाता ही जाता फ्रांस। फिर तो कोई मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह दोबारा से थोड़ी जाता। हाँ, फिर ऐसे कुछ कंडीशंस हुए कुछ टाइम के बाद। नेपोलियन के टाइम में भी हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल वो पीछे फ्रांस चला गया, नहीं, सिर्फ सिस्टम वैसा था। मगर ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है आज भी जो एक्चुअली जो हमें जो उनकी वर्किंग है ना, उनकी वर्किंग हमें लगती है कि यार ये वर्किंग उनकी डेमोक्रेटिक है, मगर एक्चुअली उनका जो स्ट्रक्चर है ना, जैसे आपको कभी कभी क्वेश्चन भी आ सकता है यूएनओ के ऊपर भी आपको, क्योंकि यूएनओ के बारे में भी आपने पढ़ना है वर्ल्ड हिस्ट्री में, इसके ऊपर आ सकता है कि इज़ यूएनओ अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। सो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो एक्टिव डिक्टेटरशिप है, मगर वहाँ पे इतने ज़्यादा फ्रीडम्स, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ उनको दी जाती है कि अगर कंपैरिजन करें प्योरली डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के साथ तो ठीक है। आया समझ कि नहीं? तो अब मैं कहाँ पे था? हाँ, मैं पूछ रहा था आपसे
ठीक है, इसको मिटा दें फिर। इसमें एक डेट लिख लो 1774, वो भी ज़रूरी है, इसमें मेंशन करना है आपको 1774। 1774। इसमें लिखो रिस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट। रिस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, हम पार्लियामेंट इसको पढ़े, पार्लियामेंट बाय लुईस 16। ये डेट याद रखना है, और उसी टाइम में ये पावर में भी आया था। कॉजेज़ का टॉपिक अगर कोशिश करूँगा मैं जल्दी हो जाए, उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है इस बार फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको तो हमेशा आता है, आएगा, मगर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इम्पेरियलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर है, और इनके बीच में बहुत ज़बरदस्त रिलेशन है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त रिलेशन। अभी पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद जो है 4:30 पे एक चार्ट बना के दूंगा मैं आपको। ठीक है, उसमें रिनेसेंस आएगा, उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा, उसमें कैपिटलिज्म आएगा, उसमें सोशलिज्म आएगा, उसमें इम्पेरियलिज्म आएगा। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। मे बी दे विल आस्क यू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इम्पेरियलिज्म और कैपिटलिज्म, और बड़ा डीप रिलेशन है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आया कि ये रिलेशन ने कि इस रिलेशन की वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ा, और क्या इस इम्पैक्ट की वजह से वर्ल्ड वार्स जो हुए, पहले वाले क्या रोल रहा, सेकंड वाले का क्या रोल रहा। ठीक है, वर्ल्ड वार हम पढ़ते हैं फर्स्ट और सेकंड, कोल्ड वार भी तो पढ़ा है, थोड़ा कोल्ड वार वो भी फेज़ है, रशियन रेवोल्यूशन भी है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को भी पढ़ लेंगे। मुझे एक चीज़ बताओ, कोल्ड वार क्या है, पढ़ा होगा। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। क्या है कोल्ड वार? वो तो ठीक है, किसके बीच में किस था वो तो ठीक है, हमें वो चीज़ समझ आती है, मगर इसको डिफाइन कैसे करोगे? मतलब कि ये एक किस्म से साइलेंट वॉर थी, आइडियोलॉजिकल वॉर थी, वेपन्स भी भेज दें, लाइक इट्स अ ख़त्म हो गई कि अभी है? सर हो गई थी। अभी भी है कोल्ड वॉर सेकंड। वो जब यूएसएसआर टूट गया, डिसइंटीग्रेशन हो गई तो फिर क्यों हुआ था उनके बीच में? हिस्ट्री से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और इकोनॉमिक्स से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस है। हिस्ट्री भी है, मगर ये है कि हमेशा मतलब मेरे को 11th से ही हिस्ट्री भी रहे और दोनों साथ साथ मतलब रहे, हिस्ट्री भी
पॉलिटी भी रहा, इकोनॉमिक्स भी रहा। तो इकोनॉमिक्स जब बंदा पढ़ाता है, वो तो मैं नहीं पढ़ाता, मगर पढ़ी हुई है, तो वो भी सबसे मज़ेदार सब्जेक्ट है। पॉलिटी थोड़ा ड्राई है फेवरेट सब्जेक्ट मेरा, मगर वो ड्राई है बहुत, क्योंकि पढ़ाने का मज़ा आता है तब जब बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब ब्रिलियंट हो, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं हो, आई एम नॉट मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ अ कंपैरिजन, माशाल्लाह यू ऑल गाइज एंड गर्ल्स आर एक्सीलेंट, ठीक है, सारे होते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि ये इस चीज़ में कभी नहीं। देखो पूछने में कभी ना, हम जब कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं ना, हम जब मेरा 2012 का पास आउट था, तो मैंने लेट ज्वाइन किया था प्रैक्टिस, मैंने 16 में ज्वाइन किया। जज के सामने हम ना बड़ा वो, क्योंकि जज है वो बैंड बजा देते हैं, और दाढ़ी वाले, मेरे को तो दाढ़ी सफ़ेद है, हमसे भी बहुत बूढ़े हैं, उनको भी नहीं मानते वो। तो कभी भी कोई चीज़ सीखने में शर्माना नहीं, मेरी बात याद रखना। ये नहीं सोचना है यार ये तो मेरे से उम्र में छोटा है, इससे कैसे पूछूँगी, क्यों पूछूँगा। नेवर, अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स अपने माइंड में कभी नहीं रखना। कॉम्प्लेक्स रखोगे तो बस फिर गए आप। बस ये सोचो कि मैंने किसी तरह से सीखना है, और हम तो आए दिन हर एक बंदे से सीखते हैं, वो छोटा है बड़ा है, 100 चीज़ें, मेरा बेटा 4 साल का है, उससे कभी कभी कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं, ठीक है, कोई भी कंप्लीट नहीं होता। इसलिए मिस्टेक्स होंगी, कुछ होगी, कभी वो अपने आप को वैसे नहीं बनाना, पूछते रहना। तो मैं ये कह रहा था कि जब हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिस्ट्री में क्या होता है कि एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट हो जाता है कि बंदा वो पीछे चला जाता है। और मुझे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बड़े पसंद है वो चीज़ें, और अशोक के टाइम में क्या था, कश्मीरी हिस्ट्री, ये चीज़ें, तो इस हिसाब से अच्छा सब्जेक्ट है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, सो मैं ये कह रहा था कि यूएसए और जैसे कोल्ड वार का मैंने पूछा था, कोल्ड वार को एक सिंपल वे में कैसे डिफाइन करोगे, और इस बार कोल्ड वार के ऊपर 101% क्वेश्चन आएगा आपको। और हमेशा कोशिश करो बच्चों की, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, डायनेमिक पोर्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। हाँ, मतलब वो एक्चुअल में आपको मीनिंग नहीं पूछेंगे वहाँ पर, डिफाइन कोल्ड वार कभी कभी पूछ भी लेते हैं, मगर वो थोड़ी लिखना है आपने वो 2 लाइन का, मगर पहले उसका एक्चुअल मीनिंग पता होना चाहिए आपको, फिर ही समझ पाओगे, फिर ही लिख पाओगे। प्रॉब्लम पता कहाँ आ रही है यार, प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो उसको 2 डिवीजन में पढ़ना चाहिए, और पढ़ा जाता है। एक पोर्शन आपने ये कंप्लीट करना है इसका, दूसरा आ गया आपका पोर्शन जो मेन आ गया, उसको डिटेल में जो पढ़ना है, कंप्रीहेंसिव पोर्शन, मतलब जो उसका एक्चुअली क्या है, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, स्टैटिक पोर्शन आ गया जो बेस है एक्चुअल में, ठीक है, जो बेस है हमारा। जैसे सपोज करो आपने जो है हिस्ट्री स्टार्ट किया, अब यहाँ पे क्या लगता है बहुत सारे बच्चों को कि अगर हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया, बस अब ना मुझे सिर्फ याद रखना है, आगे करना है, ये करना है, वो करना है, वो क्या करते हैं इस पोर्शन का सिर्फ 20% या 30% पढ़ते हैं, ठीक है, बाकी रिमेनिंग क्या करेंगे, बाकी रिमेनिंग इसका पढ़ेंगे, क्योंकि आते भी क्वेश्चंस मैक्सिमम यहीं से हैं, ये फैक्ट है, इसीलिए उनका इंक्लिनेशन इस वाले पोर्शन के ऊपर ज़्यादा होता है, स्टैटिक वाले पोर्शन के ऊपर कम होता है। मगर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, मतलब क्वेश्चन इससे ज़्यादा आते हैं, क्वेश्चन का जो नेचर जो आपसे पूछा जाता है वो यही होता है, ये नहीं होता है, मगर ये पढ़ना है। वो क्या करते हैं, वो यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ पूरा पता चल जाता है उनको कहाँ पे क्या चल रहा है, ये वो है, मगर जब लिखते हैं ना वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाते। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर हमारा जो स्टैटिक पोर्शन है वो बिल्ड होगा, हाँ तो बेस हो गए यार, रूट्स को कोई नहीं देखता पेड़ की, हम बोलते हैं हाँ कितना सुंदर पेड़ है, आम लगे हैं, कुछ लगे, पत्ते हैं, बहुत खूबसूरत बड़ा है, अरे यार जो वो रूट्स है ना असली तो वो है, तो इसकी जो रूट्स है वो यहाँ से होंगी। अब बोलोगे सर वो कैसे, मीनिंग तो सर थोड़ा बहुत सबको पता चल जाता है इधर उधर, अरे जो आपका जो वोकैबुलरी है, आपका जो ड्राफ्टिंग है, जो रिटन का आपका जो है वो तैयार करेगा, वो यही तो करेगा।
इसके लिए क्यों रिकमेंड की जाती है गो फॉर एनसीईआरटीज? ठीक है, अगर एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी पड़ती है कोई कंपल्शन नहीं है, मत पढ़ो। किसी ऑथर की अच्छी सी बुक ले लो या अच्छा कोई कंटेंट आपको कहीं से मिलता है उसको पढ़ो, और थॉरोली पढ़ना है, दौड़ना नहीं है। इसको समझ लिया, समझने के बाद देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे सपोज करो, ये देना मुझे बच्चों, जैसे ये बुक है ना, इस बुक में आपको टॉपिक आया है आर्टिकल 14 के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक है। फंडामेंटल राइट्स को आपने पहले क्या कर लिया, आपने उसका मीनिंग पहले पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली है क्या, मीनिंग पढ़े आर्टिकल्स, अच्छा ये आर्टिकल से समझ आ गया आपको। थोड़ा करंट का भी ये वाला भी टच कर लिया, अभी रिसेंटली किस किस का क्या चल रहा है, क्या जजमेंट है, क्या है, ठीक है, कौन कौन से, आपको कोई लग गए, कोई हफ्ता लग गया, कंप्लीट कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, और उसको थॉरोली पढ़ना है, मतलब पहले अंडरस्टैंड करना है कि टफनेस कहाँ आ रही है इसमें, अंडरस्टैंड कर लिया, फिर और तो थॉरोली स्टडी के लिए इसलिए है कि जब आप बार बार पढ़ोगे 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 फिर क्या होगा आपका। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक बच्चे को आप पंजाब में भेज दो, उसकी अपब्रिंगिंग वहीं से होगी, मुझे बताओ वो डोगरी बोलेगा पंजाबी बोलेगा? डोगरी बोलेगा। बोलते हैं अंग्रेज़ के बच्चे अंग्रेज़ी बोलते हैं, वहाँ तो भिखारी भी इंग्लिश में बात करता है बाहर की कंट्रीज़ में, है। अरे यार ये तो इंडियन टेंडेंसीज है, ये ऐसी कुछ फीचर्स है जो हम, आपके घर में जो बच्चा है उसको जो मिलेगा एटमॉस्फेयर वो तो वही करेगा ना। वैसे ही वाई जो टॉपर्स है रिकमेंड करते हैं कि गो फॉर न्यूज़पेपर्स, ये वो, और मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना, जैसे हिंदू की बात करें, सबसे बोरिंग वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है। हाँ, मैंने अपने टाइम में कभी पढ़ा ही नहीं, टच ही नहीं किया उसको। अरे वो इसलिए कहता है कि देखो मैंने कहा रिसोर्सेज आपके लिमिट होने चाहिए, आप कहीं से भी ले सकते हो। अगर न्यूज़पेपर का आपको जो कंटेंट है वो कहीं और से मिल रहा है या आपका लेने का तरीका कहीं और से, बहुत अच्छी बात है, मगर न्यूज़पेपर का एक बेनिफिट है ना, आप क्या करते हो कि आप पूरा उसको थॉरोली पढ़ते हो, इंग्लिश चैनल को सुन लिया बार बार, इंग्लिश मूवीज़ को देख लिया बार बार। जब आपको एटमॉस्फेयर हर जगह इंग्लिश का ही मिलेगा ना, आपका ड्राफ्टिंग और बोलना खुद ही इम्प्रूव होगा। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से इंग्लिश नहीं होती है, वो तो वर्ड्स मीनिंग से आती है, और वर्ड्स मीनिंग तब आएंगे जब आप कंप्रीहेंसिव स्टडी करोगे। उसी फंडामेंटल राइट को 10 बार 30 बार पढ़ोगे, फिर जब पेपर में बैठोगे ना, क्योंकि आप रूट मेमोराइज रटा तो लिख कर नहीं सकते ना, बार बार आपने उसके ऊपर समझ आ गया पूरा, फिर भी पढ़ रहे हो थॉरोली, उसके वर्ड्स ग्रैस्प कर रहे हो आप, वो बैठ रहे इधर, जितनी बार आप उसको कंप्रीहेंसिव स्टडी कर रहे हो ना, वो आपको इधर बैठ रहा है, जब एग्जाम में बैठे ना वो आपको खुद ही रिकॉल हो जाएंगे, लिखोगे, टफ वर्ड्स भी आपको याद रहेंगे, लिखने लगोगे, एंड दैट विल इनहेंस द वेटेज ऑफ योर आंसर। इसीलिए इसका महत्व इंपॉर्टेंस यही होता है, ये पढ़ना तो ये है, मगर वो सारी कहानी लिखने की है, और जब लिख ही नहीं पाओगे उधर, पता सब कुछ होगा। मैं बोलूँगा ठीक है, आप रिसेंट बताओ भाई इंडिया और यूएसए का रिलेशन के, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है, डेवलपमेंट्स मीन जो हुए हैं वो क्या, किस तरह इंडिया और यूएसए के रिलेशन को अफेक्ट करता है, एक्सप्लेन करो। समझ आ गया, सारा इंसिडेंट पता सब कुछ, मगर लिख नहीं पाओगे। लिख भी लोगे बहुत सिंपल रहेगा, ऐसे सिंपल रहेगा कि जैसे वो मम्मा ने लिख के दियो कि क्या क्या मंगवाना है, दाल मंगवानी है, मंगवानी, उस तरह से लिखोगे, क्या फायदा है। मतलब दमदार वेटेज होना चाहिए, ठीक है। तो किसी को स्टोरी बहुत ज़्यादा पता होगी एक्चुअल रिलेशंस की, वो मुझे नहीं पता होगी, अच्छा रिसेंटली ये चल रहा है, मुझे पता नहीं था, मगर वो लिख नहीं सकता होगा और मैं लिख सकता हूँ, तो मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा। वो दैट इज़ द वेरी कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट स्टडी, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। आए समझ, ठीक है। देखो हर एक चीज़ टाइम लेती है,
मैं जब 1774 कुछ लिखवाया था, क्या था कौन सा बच्चों, ये 1774 ये मैंने लिखाया था रिस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट, कि इस डेट को जो पार्लियामेंट वाला जो इंस्टीट्यूशंस थे ना, जो मैंने आपको बोला उसमें 13 थे टोटल, 13 में जो 12 जजेस जो है वो बैठते थे, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, रिस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट जिसको सस्पेंड कर लिया था उनके बाप दादाओं ने, तो लुईस ने उनको फिर से ला दिया। और उसको क्या पता था कि यही जो है बाद में मुझे टकरेंगे, हैं। मैं 12th स्टैंडर्ड में था जब, तो उस टाइम में हमारे जो इंग्लिश के जो लेक्चरर होते थे ना, जो हमें पढ़ाते थे, वो मैम होते थे, वो क्या करते थे, इंग्लिश की जो स्टोरी होती थी ना, और बड़ी अच्छी होती थी, उसमें अच्छे वर्ड्स होते थे। अब जैसे नया चैप्टर स्टार्ट करना होगा तो मैम क्या करते थे कि नया चैप्टर पढ़ते थे खुद, और या किसी को बोला इसको पढ़ो, और मीनिंग बाद में समझाती थी। और पढ़ाते या खुद पढ़ते वर्ड्स जब टफ आते थे उनको बोलती थी इनको अंडरलाइन करो, फिर वही एक एक करके सबसे पूछती थी। मतलब जो अभी पढ़ा ही नहीं है हमने, एक्सपेक्टेड है कि भाई कैसे, अब जो 10th का बच्चा है उसको मैं अगर 11th का पूछूंगा तो वो तो फिर गलत है ना, या आज जो चैप्टर अभी मैंने पढ़ाया नहीं है उसके बारे में पहले पूछ रहा हूँ तो गलत है, मगर पूछती थी वो। तो कभी कभी जो है तुक्का हमारा ठीक हो जाता था, तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम उसमें 99% जो है रॉन्ग होते थे, क्योंकि वो तो कैसे होगा पता कि जब आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, किसी ने भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। फिर वो लास्ट में उनका एक एक जब वो पूछती थी, हम कोशिश करते थे, जब पसीने निकलते थे हमें, अब उनको कोई बोल भी नहीं सकता था, तो फिर बोलते थे ऐसे बैठ जाओ लिखो इसका ये मीनिंग है, पहले एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट किया, कोई 10 मिनट 15 मिनट लेक्चर बड़ा लंबा ले लेते थे, वो पैराग्राफ छोटा सा पढ़ाया। कहने का मतलब है कि वो अगर सिंपली पूछते लिखो भाई वर्ड्स मीनिंग ये लिखा रही हूँ मैं, या ऐसे पढ़ा के समझा देती, तो जैसे वो निकल जाती सारा यहाँ से निकल जाता हमें भी। बार बार जो चीज़ आपके सामने आ रही है ना वो बैठ जाती है। मैंने वही कहा ना, जो टफ होता है ना वो सबसे इजी होता है, और एक्चुअल में वो बहुत टफ वर्ड्स होते थे यार। तो वो ऐसा माहौल क्रिएट करते थे मैम कि उसमें वो वर्ड्स क्या, हमें आज तक वो वर्ड्स नहीं भूले। जैसे सपोज करो ना किसी के साथ आपको झगड़ा हुआ है और उसने बड़ी पिटाई की है, तो ज़बरदस्त मार और ज़बरदस्त इंसल्ट हैं और ज़बरदस्त खुशी कभी नहीं भूलती। वैसे वहाँ पे भी वो ऐसा माहौल क्रिएट करती थी, उसको पता था इनको नहीं आएगा, बड़ी इंसल्ट भी करती थी, तो घबराते थे। और पता नहीं अब जैसे एक खड़ा हो गया, फिर हम अंदर से दुआ करते हैं मुझे नहीं खड़ा, वो खड़ा करना है, होते होते वो वर्ड्स हमें कभी नहीं भूले, और उन्हीं से वोकैबुलरी आपकी इंक्रीज होती है। वही है कि बार बार जो है थॉरोली स्टडी बार बार करोगे, फिर होगी जितना बार रिवीजन करोगे। ठीक, देखो यहाँ पे मोस्टली क्या हुआ कि यहाँ पे प्रॉब्लम आई कि लुईस के टाइम में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे सारी कहानी थी और उनके ट्रेजरी की वो खाली हो चुका था, हैं। इन्होंने फोकस किया कि एक्सपेंडिचर जो है वो कम कर दो, और जो लग्जीरियस लाइफ जो रॉयल कोर्ट कौन आ गया, जो किंग, उसके रिलेटिव्स, या उसकी जो क्या बोलते हैं उसको श्रीमती जी, मतलब जो क्वीन थी, तो वो आप कम करो। अब एक्सपेंडिचर का मतलब तो पता है आपको, ठीक है, जो खर्चा होता है। इन्होंने ये बात सही बोली, गलत नहीं बोला, क्योंकि जो स्टेटस जो लुईस का था वो अच्छा नहीं था, बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज इंडल्ज इन सम वाइसेस का मतलब आ गया बुरी चीज़ें। एक वर्च्यूज होते हैं, एक वाइसेस होते हैं। बुरी चीज़ों में इन्वॉल्व था, ठीक है। और उस टाइम में प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीज़ें बड़ी लीगल होती थी, तो खर्चा इधर उधर ये वो बड़ी लग्जरियस, और वॉर में पहले ही बड़ा गर्क हो गया। तो इसने कहा कि ये भाई अगर ऐसा करोगे तो ठीक है, कुछ हो सकता है, मगर नहीं हुआ। इन्होंने पार्लियामेंट्स ने फोकस किया। अब ये बिकॉज दे वर अवेयर अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ किंगडम, क्योंकि वो ड्रेन होने की कतार में था।
किंग ने क्या किया, किंग ने कहा यार सही बात है, इन्होंने तो सही बोला, क्योंकि अगर मैं इस तरह से खर्चा करता रहूँगा तो मेरे को तो जल्दी पैसा ख़त्म हो जाएगा। किंग ने अपने बारे में सोचा कि भाई इन्होंने तो सही बोला कि भाई ऐसा मत करो, इन्होंने तो लोगों के बारे में थोड़ा सोचा। और किंग ने अपने बारे में सोचा कि यार ये तो सही बात बोले इन्होंने, क्योंकि देखो ना, अगर सपोज करो एक बंदा आपको, पापा आपको बोलते हैं यार ऐसी मत कर, अपनी सैलरी थोड़ा बचा। अब आपने ये नहीं सोचा कि आपके फादर ने जो आपको गाइड किया, सजेस्ट किया, आपको एडवाइस की, तो उन्होंने आपके बारे में और आपकी कल शादी होगी, ये सेविंग होगा, उसके बारे में सोचा। मगर आप अभी भी अपने बारे में सोच रहे हैं, पापा ने तो सही बोला यार, कल का खर्चा मैं कैसे निकालूंगा। तो किंग ने भी वही सोचा, यार ये तो सही बोला इन्होंने, क्योंकि किंग ने असेसमेंट नहीं किया अपने जो एक्सपेंसेस थे उनके, इन्होंने बताया। जब दूसरा आपको अवेयर थोड़ा बताता है आप अलर्ट हो जाते हैं। इसने कहा ठीक है यार एक काम करूँगा, क्योंकि यार टैक्सेस तो ये रेवेन्यू तो हमारे पास है ही नहीं, कम हो रहा है। मैं क्या करूँगा ना, मैं ना रिफॉर्म के नाम पे मैं क्या करूँगा, कुछ चेंजेस लाना चाहूँगा। और यहाँ पे क्या हुआ कि जो उसका फाइनेंस मिनिस्टर था चार्ल्स, उसको कहा भाई तू एक काम कर मेरे भाई, तू ना एक ये रिफॉर्म वाली पॉलिसी बना। उसने कहा ठीक है राजा साहब, जो होगा मैं आप जैसा बोलोगे मैं करूँगा पक्का। मगर उसमें करना क्या है, उसमें क्या क्या लिखना है। कहा लिख तू कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है इंक्रीज किया जाएगा, गवर्नमेंट रेवेन्यू को इंक्रीज करना चाहती है। अब मुझे बताओ रेवेन्यू होता क्या है, रेवेन्यू क्या होता है? हाँ? नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्या हो गया आपको? हाँ? इनकम, वेरी गुड, इनकम। रेवेन्यू मीन्स इनकम। इनकम इंक्रीज करनी है इस रिफॉर्म में, पहली बात। दूसरा, जो एग्जम्पशंस हैं, एग्जम्पशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम, ठीक है, जहां टैक्स जिसको नहीं पड़ रहा है, एग्जम्पशन है। पर्सनल एग्जम्पशन है। और ये जो पर्सनल एग्जम्पशन था किस स्टेट को था? फर्स्ट और सेकंड को था ना। मतलब ये नहीं था सिर्फ टैक्सेस की भी टाइप थी, उसको छोड़ो आप, उधर नहीं आना है हमने, अलग अलग टैक्स होता था वहां पे। तो मैक्सिमम जो थे, मैक्सिमम टैक्सेस वो पे नहीं करते थे, मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे दिमाग में रखना, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, ठीक है, हाँ स्टेट्स, बिल्कुल। देखो तो उसने सोचा ओहो ये तो बात समझ आती है। अब राजा जी कह रहे हैं कि भाई अब ये मतलब समझो ऑब्वियस इसको कंसल्ट कर रहा है, ये कर। अब ये जो इसने जो डिवाइस किया, रिफॉर्म वाली पॉलिसी जो इसने डिवाइस की, ठीक है, तो वो तो हमें पता था कि दैट वाज होली सोली फैब्रिकेटेड बाय एक्चुअल किंग, है, किंग ही कर सकता है। जब ये वाला पॉइंट लिखा ना तो थोड़ा सा ये सोचने लग गया है। उसके बाद फिर कहा राजा जी ने उसको कहा कि भाई चार्ल्स तू एक और पॉइंट डाल दे। बोले क्या? तू ये डाल दे कि भाई इम्पोजिशन ऑफ लैंड टैक्सेस, कि जिसके पास जितनी ज़्यादा, और उस टाइम में मैक्सिमम जो है वो लैंड लॉज थे, और दूसरा लैंड लॉज थे भी नहीं, उतने ज़्यादा नहीं थे, मतलब लैंड एसेट्स ज़्यादा थे लोगों के पास। यहाँ पे आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि जिसके पास जितना ज़्यादा एस्टेट होगा, एस्टेट कौन सा वाला, प्रॉपर्टी, एसेट्स ज़्यादा जिसके पास होंगे, एसेट्स कौन से होंगे उसके पास, जो इमूवेबल है, इमूवेबल मीन्स लैंड है, और लैंड तो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल एसेट है, और उसके ऊपर भी एग्जेम्पशंस होते थे उनको, फर्स्ट और सेकंड को। इन्होंने कहा एक काम कर दो ना, एग्जेम्पशंस हटा दो। बस वहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया चार्ल्स। इसने कहा चलो कोई बात नहीं, राजा ने कहा तो बोल देते हैं। बड़ा फोकस किया इसने, चार्ल्स ने। मैं बताता हूँ, उधर ही आऊँगा मैं। तो अब बाद में क्या हुआ, चार्ल्स ने क्या किया कि इसकी पहले से ही
इनके साथ बनती नहीं थी। ठीक है, और क्योंकि इन्होंने इसको बहुत बार जो है ये एलिगेशंस लगाए थे कि ये भी बड़ी लग्जरियस लाइफ लेड करता था और बहुत ज़्यादा, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर था हैं, तो ये भी बहुत खर्चा करता था, और वो खर्चा जो था, जो वो रेवेन्यू इनकम थी, वो तो किसकी थी, वो लोगों की थी। ठीक है, तो ये अवेयर थे पहले से ही, तो इसीलिए इसको पहले टेंशन नहीं रही कि किंग ने कहा बना रिफॉर्म यार, बना दे रिफॉर्म यार, इनकम आएगी हमें। ठीक है, अब आपने कहा कि सर ये ऐसा क्यों किया, इन्होंने क्यों हटाया? देखो सिंपल सी बात है, जब टैक्स लगेंगे तो इनकम क्या है, कम आएगी कि ज़्यादा आएगी? ज़्यादा आएगी ना, ऑब्वियस है। जो पहला और सेकंड स्टेट को प्रिविलेजेस थे, एग्जम्पशंस था, अब क्या है, अब वो नहीं रहेंगे। इसका मतलब है वो भी टैक्सेशन के, सर ये जो रिमूविंग पर्सनल एग्जेम्पशन जो रिमूव किया, क्योंकि अगर पर्सनल अगर बंदा पे करता तो उससे तो किंग को बेनिफिट होता ना। किन को बेनिफिट होता? किसको? किंग। अरे यार सुनो ना, मेरी पूरी बात सुनो पहले। मैंने आपको पहले कहा था कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट में नोबल्स थे, रिच मैन थे, फाइनेंस मिनिस्टर है, ये भी तो नोबल है। ठीक है, पार्लियामेंट्स है, ये भी तो वही एरिस्टोक्रेट्स है। थर्ड वाला इसमें कोई नहीं है, वो तो पहले से पे कर रहे हैं। किंग का ट्रेजरी कम हो रहा है, ये प्रेशराइज कर रहे हैं, उसको फोकस कर रहे हैं कि भाई इनकम बढ़ाओ। हाँ, बढ़ाएंगे कैसे? इनकम, एक्सपेंडिचर कम करो, अपनी लग्जरियस लाइफ को आप थोड़ा सा कंट्रोल करो। स्पेंड थ्रेफ्ट जिसको खर्चीला कहते हैं हम, वो मत करो, आप मत बनो। इसने कहा ठीक है भाई, ये तो सही बोल रहे हैं, मैं काम करूंगा, मैं ना एक रिफॉर्म लाऊंगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो इस फाइनेंस मिनिस्टर को कहा कि भाई तू ये वाले पॉइंट्स इंक्लूड कर। अब इसमें पहला उसने यही लिखा कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं, हम रेवेन्यू को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। अब कैसे? उसने दो चीजें बताई कि जो पर्सनल एग्जम्पशंस था और लैंड, जो आपके पास जो पहले टैक्सेस थे, और लैंड टैक्सेस का मतलब ये आया कि पहले जो टैक्सेस पे करते थे जिनको प्रिविलेजेस नहीं थी, ठीक है, अब क्या होगा कि वो तो टैक्सेस देंगे ही देंगे, मगर जो जिनको प्रिविलेजेस थी लैंड के ऊपर भी एज एन एसेट, उनको वो एग्जम्पशन से क्या कर, देखो ना एग्जम्पशन तो दोनों में है ना, आपका कोई पर्सनल एग्जम्पशन है और एग्जम्पशन मैंने वही कहा कि इनको भी था और इनको भी था। है, बर्डन किसके ऊपर आता था? थर्ड के ऊपर आता था। तो यहां पे किंग क्या बोल रहा है, थर्ड अभी थोड़ी आएंगे, थर्ड तो खुश होंगे, अच्छी बात है, किंग ने तो बहुत अच्छा किया। यहां पे तो वो कहते हैं कि अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारना किंग ने नहीं किया, किसने किया? चार्ल्स ने, क्योंकि चार्ल्स को पता था यार ऐसा होगा, मेरे पास भी बहुत प्रॉपर्टी, बहुत एसेट है, तो मुझे भी एग्जम्पशन खत्म हो रहा है। एग्जम्पशन मींस अब पहले होता था कि अगर आपके पास लैंड होती थी, बीइंग अ क्लास, बीइंग एन्यूमरेटेड अमंग फर्स्ट और सेकंड स्टेट में अगर आप फॉल करते हैं तो आप प्रॉपर्टी जितनी रखो आपको छूट है, कोई टैक्स पे करना नहीं है, माइनर से फीसेस, माइनर सी चीजें आपने देनी है। टैक्स का बर्डन किसके ऊपर है? थर्ड स्टेट के ऊपर। अब आप ये बात को समझो, यहां एग्जम्पशन जो है ना खत्म हो रहा है, एग्जम्पशन लग नहीं रहा है, खत्म हो रहा है। और जो एग्जम्पशन फर्स्ट और सेकंड को था, अब वो अकॉर्डिंग टू न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म अब वो एग्जम्पशंस नहीं रहेंगे। अब एग्जम्पशंस नहीं रहेंगे, इसका मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट को लॉस हो जाएगा, और जब इसको लॉस हो जाएगा तो वो लॉस किसका है? तो मेरी बात पूरी सुना करो ना, देखो वन मस्ट बी ए गुड लिसनर। अब मैं ये कह रहा था यहाँ पे कि चार्ल्स के बारे में मैंने आपको अभी कहानी जैसी बताई है, मैंने कहा वो पहले रुक गया ये वो, ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ था, मगर ऑब्वियस से हुआ होगा। बाद में इसने प्रोटेस्ट किया ना, यही किंग के खिलाफ हो गया। क्यों? तो इसने कहा यार इसने तो मुझे कहा कि तू कुल्हाड़ी के ऊपर पाँव रखा, वो एक बात समझ आती है, दूसरी बात ये तो कह रहा है कि वही कि भाई उसी पाँव, ये कुल्हाड़ी क्या बोलते हो, क्या है वो वर्ब, कुल्हाड़ी के ऊपर पाँव रखना एक होता है, दूसरा होता है कि पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी दे मारना। किंग तो ये कह रहा है, इसको पहले लगा यार ये तो मैं कुल्हाड़ी के ऊपर पाँव रख रहा हूँ चार्ल्स को, क्योंकि टैक्सेस पहली स्टेट दे, सेकंड दे, थर्ड दे, अरे इनकम किसके पास जाएगी? हमारे पास थोड़ी आएगी, लुइस के पास जाएगी ना। तो अब इसको समझ आया चार्ल्स को, यार ये तो मुझे कह रहा है कि तू कुल्हाड़ी के ऊपर पाँव रख, चलो रख लेता हूँ, कोई बात नहीं, शूज लगाए हैं। बाद में जब किंग बोलता है काम कर,
उसको बाद में समझ आया कि कुल्हाड़ी से पाँव को दे मार, उसको बाद में समझ आया। क्यों? क्योंकि उसको पता था मैं भी इसमें फंस रहा हूँ। क्योंकि जितने ज़्यादा, देखो एक चीज़ होती है, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स में, इन्फ्लेशन पढ़ा? क्या होता है? और आपको पता है इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एन इंडिकेशन ऑफ डेवलपमेंट है। टाइप्स होते हैं इन्फ्लेशन के अलग अलग। इन जनरल में अगर बोलूँ आपको, अगर अंबानी साल का 100 करोड़ कमाता है फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, 4 साल में जी वो 500 करोड़ चला गया। 100 करोड़ पे टैक्सेस जो उसको लगते थे, और अब 5 करोड़ पे जो टैक्स लगेगा वो वैरी करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। टैक्स भी जितना ज़्यादा इनकम, जितना ज़्यादा प्रॉफिट, और उतना ज़्यादा इनकम, जितना ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा लाइबल होंगे आप टैक्स पे करने के लिए। तो वो टैक्स कहाँ जाएगा? अमित शाह और मोदी जी के पास जाएगा, है? और मतलब गवर्नमेंट के पास जाएगा जो अभी है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उस टैक्स को कहाँ यूटिलाइज करेगी? हमारे अकाउंटों में पैसे डालेगी? क्या करेगी? एम्पेरिकल डेवलपमेंट करेगी, है? पब्लिक वेलफेयर, है? तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कुछ भी हो, है, फायदा किसको जा रहा है? किंग को जा रहा है। इसको बाद में समझ आया ना, तो इसीलिए इसने इनकार कर दिया। किंग ने कहा जा तू भाग। उसने एक और पर्सन को लाया। हाँ, जब उस पर्सन को लाया तो उस पर्सन ने भी अपोज कर दिया, क्योंकि ये वही कहानी थी कि भाई अब वो प्रिविलेजेस, जो एग्जाम्पशंस, जो टैक्सेस के लिए उनको मिलते थे, अब नहीं रहेंगे, सभी एक ही दायरे में आएंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं आप? तो इनको तो पहले से समझ आ गई थी, हैं? इन्होंने कहा हमने मानना ही नहीं है, क्योंकि इससे इनकी रेपुटेशन और बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है इनके लिए। टैक्सेस जब पे करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इनके लिए। इनकी सैलरी के भी रिडक्शन का भी चांसेस हो सकते थे, जो इनको जो बेनिफिट जो मिल रहा था, इनको प्रॉफिट जो मिल रहा था, जो इस इंस्टीट्यूशन से ले रहे थे, तो इनको भी अपना सेल्फ रिगार्ड लगा, कर्टेल होते हुए इसको तो बाद में समझ आई है। तो उसके बाद मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है, फिर यही लोग उठे किंग के खिलाफ, इन्होंने माना ही नहीं, कोई रिफॉर्म नहीं लाने, कोई कुछ नहीं। ये बात समझ आई अब? है क्या समझ आई? बोलो जरा। हाँ, क्या नाम है आपका? मैं भूल गया। नहीं पीछे इक्तिसा है आपका नाम? हाँ, बट टफ नाम है इब्तिसाम। आया समझ? क्या बोला ये मैंने? यार देखो सिंपल से है यार, तुम लोग एक सिंपल चीज को इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो यार? कॉम्प्लिकेटेड वाला पहले वाला चार्ट था, वो तुम्हें बड़ी जल्दी समझ आ गया। ये वही मुझे लगता है उसी पे चल रहे हो कि जो टफ है वो इजी है और जो इजी है वो टफ है? वही कर रहे हो तुम लोग। अरे ये तो सिंपल सा है यार, कि अभी तक तो मैं वही कह रहा हूँ आपको कि क्या उसको बोलते हैं, जो ये देखो ना, ये जो चार्ल्स है और ये वाले हैं, ये तो एरिस्टोक्रेट्स है ना, हाँ, ये तो रिच क्लास है, ये तो नोबल्स है, ये तो मिनिस्टर्स है, बैरन्स है। तो इसका मतलब है कि किंग इनको बोल रहा है कि भाई अब तुम्हारे जेब से भी पैसा निकालूंगा मैं, क्योंकि टैक्सेस इंक्रीज करने का और कोई, अब गरीब को कितना निचोड़ोगे आप? हैं? फैक्ट है कि नहीं? क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा, ये तो टोटली इनजस्टिस था ना, कि जिसके पास सबसे ज़्यादा एक जाइगेंटिक एसेट्स इनके पास थे एरिस्टोक्रेट्स के पास, और उनके ऊपर एग्जाम्पशंस थी। अब वो एग्जाम्पशंस किंग ने का ख़त्म कर देनी है। ख़त्म करने से कहने का मतलब ये है कि भाई किंग कह रहा है कि जो तुमने छुपा के रखे पैसे, आप वो थोड़ा थोड़ा मुझे दे दो। तो वो कह रहे हैं कि हम क्यों दे दे? तो वो कहते हैं कि नहीं, पुराना सिस्टम रहेगा, एग्जाम्पशंस नहीं होंगे। तो इन्होंने तो अपोज करना था, ये उतार दिया। अब देखो, ठीक है, इसको आज इधर ही तक रखते हैं, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। अब मैं आपको कुछ पूछ रहा था पहले, क्योंकि थर्ड टॉपिक जो हमारा रहेगा कोल्ड वॉर के ऊपर रहेगा। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद स्टार्ट में हम करेंगे, मैंने बताया था इम्पेरियलिज्म और कैपिटलिज्म का रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कोल्ड वॉर के ऊपर, कोल्ड वॉर का थोड़ा सा कुछ है मीनिंग, एनी आइडिया? अभी तक तो आपने बताया रशिया है, यूएसए है, डिफाइन कैसे करोगे? था नहीं, वो तो ठीक है, मैं समझ गया। वॉर ऑफ आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी कौन सी वाली?
आप बताओ मुझे डिफरेंस इनमें। सर कैपिटलिज्म जो मतलब प्राइवेटाइजेशन है वो कम्युनिज्म हमारे इंडिया में कैपिटलिज्म है? कौन सा बोथ? मिक्स्ड इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी क्या होती है? ये कम्युनिज्म कहाँ है हमारे इंडिया में? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं सब लेफ्टिस्ट है ओके, तो इसमें कौन सा वाला किसकी आइडियोलॉजी थी, कौन सी वाली? सर ये कैपिटलिज्म जो थी वो यूएसए की थी और जो कम्युनिज्म थी वो यूएसएसआर। हाँ ठीक है, तो बोथ के बीच में डिफरेंस आया, वो तो डिफरेंस तो वो तो हर जगह है। मैं कहूँगा कि भाई मुझे बीजेपी पसंद है, आप बोलोगे नहीं जी मुझे कांग्रेस पसंद है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको क्यों प्रॉब्लम आई? ये वॉर क्यों लिखा है इन्होंने? उसको भी छोड़ो, कम्युनिज्म कैपिटलिज्म को भी छोड़ो, वो जो टॉपिक आएगा हमारा तब पढ़ेंगे। कोल्ड क्यों लिखा है? टेंशन क्यों नहीं लिखा है इसके बीच में? कोल्ड क्यों लिखा है पहले मुझे बताओ। यहाँ पे अपनी पावर्स को बढ़ाना था कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे बेसिस ऑफ ये तो वही हुआ कि एक बंदा खड़ा है, हैं? मैं कह रहा हूँ भाई ये मुझे बताओ, ये सलमान खान है कि ऋतिक रोशन है? आप कह रहे हो सर इसको ना शूज़ लगे, एक को वाइट है एक को ब्लैक है। अरे भाई मुझे दिखने में कैसा है सर? उसको ना एक को कोट है और दूसरे को सर स्वेटर है। नहीं दिखने में कैसा सर? एक ने जीन्स डाली है तो एक ने कुछ। अरे मैं जो मेन पॉइंट पूछ रहा हूँ मुझे वो बताओ। ये तो आप बता रहे हो तो ठीक है, 100% ठीक है। कोल्ड क्यों लगा है यार इसमें यार? और वॉर क्यों लगा है? आप बोल रहे हो कि इसमें वॉर का इसमें वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर वॉर क्यों लगा है? सेम वही बात रिपीट कर रहे हो आप। वॉर सर हो सकती थी लेकिन होने नहीं दी। मतलब वो एरिना वाली वॉर हो सकती थी। अभी भी तो कोल्ड वॉर सेकंड चल रहा है, चाइना यूएस और अगर इसी तरह ये इंटेंस हुआ ना थर्ड वर्ल्ड वॉर, फिर शायद हमारी आने वाली जनरेशन अगर उतने तब तक तो नहीं रहेंगे हम कि थर्ड वर्ल्ड वॉर उनको पढ़ा पाए। पहले 5 वर्ल्ड था। हैं? आपको क्या लगता है कि जैसे बीच में आपने देखा होगा कि 1-2 साल पहले बड़ा वो हाइप हुआ था, बस जब सर्जिकल स्ट्राइक वाला इशू हुआ था हमारे इंडिया में, तो एज़ फार एज इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स इज़ कंसर्न, तो उस टाइम बड़ा वो हाइप हुआ था बस अभी ना वॉर होने वाली है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, इंडिया ये करेगा वो कर। आपको क्या लगता है कि अगर बहुत क्रिटिकल कंडीशंस चाइना की और इंडिया की और पाकिस्तान की हो जाए, आपको क्या लगता है न्यूक्लियर वार हो सकती है इन तीन कंट्रीज़ के बीच में? अपनी अपनी पहले मुझे एक एक व्यू अपना अपना राय बताना मुझे, ठीक है? मैं आपको फिर समझाऊंगा, फिर कोल्ड वार के ऊपर आऊँगा मैं। बताओ, एक बात करना, सिर्फ 2 ही बोल रहे हो, 3 बोल रहे हो आप, और आप भी बोलो थोड़ा। अरे बोलो जो भी आता है यार, कुछ बोलो यार, से समथिंग। और यूएनओ नहीं होने देगा क्योंकि वो बनाया इस पर। जब आपको सोशल मीडिया में बात करनी होती है ना किसी फ्रेंड से, वहाँ आप उस टाइम ड्राफ्टिंग बड़ी अच्छी करते हो, हाँ? यहाँ पे आप बड़े चुप रहते हो। देखो बोलो, हाँ बोलो। सर क्योंकि यूएनओ बनाया इसलिए गया कि वो थर्ड वर्ल्ड यूएनओ क्या करेगा यार? यूएनओ ऊपर से थोड़ी आया हुआ है, उसमें तो वही मेंबर कंट्रीज है जो लीग ऑफ नेशन आपने पढ़ा होगा। लीग ऑफ नेशन में सबसे बड़ा रोल यूएसए का रहा है और उसी ने उसको ज्वाइन नहीं किया। हाँ, आज भी आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है जिसमें मेंबर स्टेट्स ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी काउंसिल के हैं वही उसको वायलेट कर रहे हैं, ठीक है? यूएनओ को छोड़ो, ब्लॉक्स जो थे यूएनओ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो जो दोनों ब्लॉक्स थे वो जो नुकसान मेरा क्वेश्चन सुनो, आप इसको छोड़ो। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या न्यूक्लियर वॉर जो है, अगर जिस तरह वो कुछ टाइम पहले 2 साल पहले बड़ा हम भी डर गए थे, हमने कहा बस हो जाएगा अभी, ठीक है? आने वाले टाइम में अगर इससे भी ज़्यादा टेंस सिचुएशन हुई, आपको क्या लगता है हो सकता है न्यूक्लियर वॉर? रशिया, सॉरी ये चाइना, क्योंकि वही 2 कंट्रीज़ है जिनके साथ हमारा बड़ा टेंस रिलेशन रहता है, स्ट्रेन रिलेशन रहता है। मतलब ये समझो कि बस ऐसा लगता है कि बस पता नहीं कब क्या हो जाएगा, ठीक है? नहीं आप बोल रहे हो नहीं, ठीक है, लॉक कर ले इसको, ठीक है? आप बताओ मुझे। नहीं, एक 2 वोट आ गए। आप बताओ। नो, हाँ बोलो, नो कमेंट्स। आप बोलो। नहीं, आप नहीं, नहीं, अब वाई? सर क्योंकि स्ट्रैटेजिकली देखें तो
कोई भी कंट्री वॉर नहीं चाहती है, क्योंकि उसमें वॉर नहीं चाहती है, ठीक है, ओके। क्यों नहीं चाहती है? क्योंकि उसमें उनका अपना खुद का भी तो नुकसान है। हाँ ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली नुकसान होगा, ठीक है। इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट से देखें, तो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि वो वॉर में आए, इसीलिए आज कोल्ड वॉर होती है। ऐसे कोल्ड वार को छोड़ो ना, आप उस टॉपिक को मत लाओ, ठीक है। एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला आपने, वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है? एक पॉइंट से थोड़ी होगा, क्योंकि आज इकोनॉमी ऐसी है कि ऐसे चढ़ती है, उतरती है, फिर चढ़ती है, ठीक है। अरे देखो, सुनो मेरी बात अच्छे से सुनो, चुप रहना, अब बोलना नहीं वहाँ से बीच में। मेरा हमेशा लेक्चर पहले कंप्लीट करने दिया करो, फिर बोला करो। आप लोगों का क्या है कि आप लोग क्वेश्चन ऐसे पूछते जैसे छोटी क्लास के बच्चे 11th 12th के या कॉलेज के होते हैं ना, बस वो वैसे नहीं। पहले लेक्चर जो है, वन मस्ट बी ए गुड लिसनर, मैं हमेशा हर चीज़ बोलता हूँ, पहले सुनो उसके बाद बोलो। देखो आपने नहीं नोट कर दिया करो ना, होता है नोट कर दिया करो, तो मेरा क्योंकि मेरा रिदम टूट जाता है ना, ठीक है, नोट कर दिया करो। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा। न्यूक्लियर वेपन के कॉन्सिक्वेंसेस आपने कभी सुने हैं? न्यूक्लियर वेपन के कॉन्सिक्वेंसेस, फर्स्ट ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिरोशिमा एंड नागासाकी, 6 अगस्त एंड 9 अगस्त, फैट मैन एंड लिटिल बॉय, 2 बम, ठीक है, गिराए गए थे उनके ऊपर, ठीक है। और आज तो न्यूक्लियर वेपन, तब यूएसए के पास था, आज तो न्यूक्लियर वेपन ऐसे है कि जैसे घर में हर किसी के पास वो बॉल होता है ना, वैसे ही हर एक कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन। यूएसए के पास एक वेपन है, उसको कहते हैं प्लाज्मा वेपन। आपने देखा होगा मूवीज में, जैसे कोई बंदा यहाँ से कुछ उसको तलवार फेंकता है, वो आगे से ऐसे कर लेता है, बच जाता है। यहाँ जैसे माइथोलॉजिकल वॉर्स या बाकी यहाँ जो फैंटेसी टाइप की सीरियल्स या मूवीज़ होती है, वो आगे से रिंग जैसी बच जाती है, उसको आगे ना गोली लगती है। खासकर साउथ की मूवीज़ में बड़ा होता है, ठीक है, तो उसको गोली नहीं लगती है, उसको और चीज़ फेंकता है, उसको टच ही नहीं करती है। अब सपोज करो, आपने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस तो पढ़ा होगा ना? नहीं पढ़ा? कोल्ड वार के टाइम में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि सपोज करो यहाँ पे यूएसए है और यहाँ पे जाके जो है रशिया है। रशिया तो बहुत दूर है, ठीक है। ये यहाँ से जो है इसके ऊपर अटैक करता है, ये क्या कर देता है, वो प्लाज्मा वेपन अपना एक्टिवेट कर देगा। अब जब प्लाज्मा वेपन अपना एक्टिवेट कर लेगा तो वो क्या होगा कि उससे ये एंटर नहीं हो पाता है, जो वेपन होगा इसको डिफ्यूज कर लेता है। प्लाज्मा वेपन जो इंटरफेयर करेगा ना, घुसपैठ करेगा, इंटरवीन करेगा, उसको डिफ्यूज कर लेगा वो, ठीक है। अब लोग इस डिफ्यूज कर लेगा, मगर डिफ्यूज करने से भी तो नुकसान होगा, है कि नहीं? कहीं ना कहीं तो गिरेगा ना। अरे यार, वो क्या करता है कि वो डिफ्यूज करने के बाद उसको वेपराइज कर लेता है, कि गिराया, इनएक्टिव कर लेता है उसको। प्लाज्मा वेपन इनएक्टिव करने के बाद भी नुकसान कर सकता है वो, मगर उसको वो क्या करता है, इतना पोटेंशियल है कि उसको वेपराइज कर लेता है। आज की बात कर रहा हूं, ये पता नहीं कब की, कितनी देर पहले का बनाया, उससे भी पता नहीं, वन ऑफ द मोस्ट हाईली, आप कह सकते हो जैसे स्मार्ट कार्स का कंसेप्ट है ना, वैसे उस तरह के हम सोच ही नहीं सकते, उस तरह के वेपन्स बन चुके हैं। हमें जो दिखाई दे रहे हैं ना, जो मार्केट में ये उनको सेल करते हैं, आपस में बेचते हैं आर्मामेंट्स, इसका मतलब ये है कि आपने पढ़ा होगा बैलेंस ऑफ पावर, पढ़ा है कि नहीं? आप लोग 10 बच्चे हो, एक साइड फायर रखूंगा मैं, एक साइड फायर रखूंगा, और सबको ना मैं इक्वली वेपन दूंगा, हाँ? तो आपस में लड़ोगे? नहीं लड़ोगे। अरे छोड़ यार, अगर मैं यस सर, अगर नहीं, नुकसान तो फिर दोनों का होगा ना। अगर एक को हर्ट करोगे तो वो भी करेगा। छोड़ यार, एक ग्रुप को मैं वेपन दूंगा, एक ग्रुप को नहीं दूंगा। अब लोग यहाँ हाँ मजा आएगा। तो उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर, आर्मामेंट और डिसआर्मामेंट, ठीक है, इंटरवेंशन एंड नॉन इंटरवेंशन, बहुत सारी इसकी है। अब देखो,
कहने का मेरा मतलब यह है कि आज के टाइम में उन्होंने वेपन्स रखे हैं। वेपन्स इसलिए नहीं रखे हैं, इंडिया क्या करता था जब नैम आया ना, इंडिया कहता था डिसआर्मामेंट 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 की बात करता था। बाद में उसको रेलेवेंस पता चला कि सिक्योरिटी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम में जिस कंट्री के पास भी जितने वेपन जो बना रहा है चोरी छिपे, जिसको परमिशन नहीं भी है, ठीक है, जिसका एक अच्छा स्टेटस नहीं है वर्ल्ड अफेयर्स में, वर्ल्ड कम्युनिटीज़ में, वो इसलिए बना रहा है कि अपने आप को क्या करे, वो सिक्योर करे और कुछ नहीं। इनका यूज़ करेगा ना तो वो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होगा। आपने इकोनॉमिक फैक्टर बोला, वो तो है, मगर इकोनॉमिक फैक्टर भी आज बड़ी जल्दी ऊपर उठ भी जाता है। सबसे बड़ा फैक्टर है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अरे पता नहीं कितना ज़्यादा, आज देखो कि हम पानी जो पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, उससे हमारी डेली लाइफ से हमने कितना डिग्रेड, कंटेमिनेट कर लिए हैं अपने वाटर को, बाकी चीज़ों को। फिर अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होगा, वो 2 कंट्रीज़ को तो तबाह करेगा ही करेगा जो उसमें इंडल्ज होंगी, और इफेक्ट करेगा वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड। इसीलिए कोई भी खासकर सुपर पावर्स उसके लिए कभी अलाउ नहीं करेंगे, समझे कि नहीं। देखो, आपने एक चीज सुनी होगी, बहुत सालों के बाद मेरा दोस्त मेरे से मिला एंड ही गेव मी अ कोल्ड शोल्डर। ही गेव मी अ कोल्ड शोल्डर, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यार वो गर्मजोशी के साथ मिलेगा, मगर गोल्ड शोल्डर मीन्स ऐसे एक्साइटमेंट। कोल्ड को हमेशा हम रिलेशंस के साथ जोड़ते हैं, है कि नहीं। मतलब वार्मथनेस, अफेक्शन, लव, इमोशन के साथ जोड़ते हैं। कोल्डनेस उसको भी जोड़ते हैं। गर्म जोशी के साथ नहीं मिला, एक्साइटमेंट नहीं थी उस बंदे में, देख लिया मैंने, तो उसको क्या वो कोल्ड यूज क्यों किया उसने। इसका मतलब है वो सिग्निफाई कर रहा है किसको, रिलेशंस को। किसको सिग्निफाई कर रहा है, रिलेशंस को। तो मतलब यहां पे रिलेशंस की बात की जा रही है, कोल्ड इसलिए लगाया है इन्होंने। मेरी बात समझे कि नहीं। आइडियोलॉजी को छोड़ो अभी, वो तो आगे तो कहानी है, मगर यार मैंने वही कहा, आइडिया तो हर किसी के अलग अलग है। आइडिया के ऊपर एक दूसरे का सर थोड़ी फाड़ेंगे हम। आप बोलोगे मुझे कैल्विन क्लाइन पसंद है, दूसरे बोलेगा जा कैल्विन क्लाइन, मुझे वो गैंट वाला ब्रांड पसंद है, तो आप उसका क्या फिर क्या आप एक दूसरे को क्या सर फाड़ेंगे उसका। यहां बात कुछ और थी, इन्फ्लुएंस की, स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसमें ये बड़ी खतरनाक चीज निकली, और ये उससे 1-2 कदम आ गए, ठीक है। कोल्ड का मतलब आ गया यहां रिलेशंस। अरे यार ये तो एक ही ग्रुप में थे, किस वाले ग्रुप में, 1945 तक एक ही ग्रुप में थे। किस वाले ग्रुप में थे, थे कि नहीं। हाँ, यूके भी था इनके साथ। तो भाई ऐसा क्या हो गया यार, तुम्हें दुश्मनी क्यों हो गई है। तो इसका मतलब है कोल्ड जोड़ा है किसके लिए, कि इनके रिलेशंस ठंडे पड़ गए। अब आता है क्वेश्चन, वॉर क्यों जोड़ा है। मुझे एक चीज बताओ, वॉर के टाइम में क्या होता है जब वॉर होती है, मतलब जो आज की जैसे जहां हमारा इरा है वहां पे हमारे पास वेपन्स भी है, और पहले टाइम में तलवारें होती थी, हैं। क्या होता है वॉर के टाइम में, क्या होता है कि वॉर के टाइम में ब्लड शेड होता है, हाँ, उसके बाद बम गिराए जाते हैं, ये चीज़ें तो समझ आती हैं हमें, मगर एक और चीज़ होती है उसमें, वो होता है एब्सेंस ऑफ पीस। अभी बोलोगे यार पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई गोलाबारी नहीं हो रही है, बम नहीं गिराए जा रहे चाइना के बीच में नहीं, मगर क्या पीस को बोलोगे, पीस बोलोगे। अच्छा इसको एक एग्जांपल देता हूँ। फैमिली में कभी कभी ऐसा होता है कि मामा पापा ना एक इशू के ऊपर लड़ पड़ते हैं, बोलते नहीं जी लड़की की शादी वहाँ करनी है, मेरे उधर वो अच्छे हैं, ये तो नहीं जाए उधर, नहीं उधर करनी है, बात नहीं कर रहे, ठीक है। अब जो बच्चे होते हैं, बच्चे देखते हैं कि भाई ये एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं,
सारे चुप बैठे हैं, डाइनिंग टेबल पे भी खाना खाया चले गए अपने अपने कमरों में, सारे शांत हैं, उसको पीस बोलोगे? कहने का मेरा मतलब ये है कि एब्सेंस ऑफ वॉर पीस, एब्सेंस ऑफ पीस जो है एक्चुअली, कि कहने का मतलब यह है कि पीस होना बहुत जरूरी है। अगर पीस ही नहीं है तो आप कभी बोल ही नहीं सकते हो कि भाई ये है कि देखिए, मैंने अभी एग्जांपल दी ना आपको, एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि एक्चुअली तो वॉर नहीं है ना उनके बीच में, वो एक्चुअली तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर क्या है, रिलेशंस ठीक नहीं है। एब्सेंस ऑफ पीस डजंट मीन वॉर। अब मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब यह है कि ये पीस तब होगा जब रिलेशन क्या होंगे, अच्छे होंगे, मामा पापा अच्छे से बात कर रहे होंगे, फिर घर में आपने मूवी लगाई, कुछ लगाए, शोर शराबा है, हाँ, मगर पीस तो प्रिवेल कर रहा है ना, वो शांति जहां पे सारे चुप है, बात नहीं कर रहे हैं, वॉर नहीं हो रही है, झगड़ा नहीं हो रहा, फाइट नहीं हो रही है, मगर पीस नहीं है। मेरी बात समझे कि नहीं? तो यहां पे वही था इनके बीच में, ये आइडियोलॉजी, ये तो चीज थी, ये तो कुछ और कहानी थी, आया समझ के लिए, इसलिए वॉर लगाया है। ठीक है, ओके, तो 10 मिनट्स का आपको ब्रेक दे देते हैं। ये मैंने इसलिए पढ़ाया, बोला क्योंकि आगे पढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा सा पहले पता होगा आपको, थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, पहले से इसकी तैयारी कर लोगे। देखते हैं, कल ख़त्म कर देंगे इसको, और कल अगर कॉजेज़ का एक पॉइंट स्टार्ट कर देंगे तो ठीक रहेगा। ज़्यादा भी लंबा नहीं है, बस बैकड्रॉप में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, वो समझाने में। अब आपको मज़ा आएगा कॉजेज़ पढ़ने में, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे हम कॉजेज़, फिर हम उसकी लेगेसी पे आ जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा उतना खींचना नहीं है टॉपिक, फिर उसके बाद स्टार्ट कर देंगे हम नेक्स्ट। अच्छा हाँ, मैंने वो चार्ट बनाना था, मैं भूल गया, मैंने आपको बताया था, मैं वो दे देता हूँ उतार के, उसको सिर्फ उतारना है आपने, समझाऊंगा नहीं मैं, वो समझाऊंगा तब जब उस टॉपिक पे आऊँगा। इसको ऐसे उतारना जैसे ये है यहाँ पे, इसमें ये एक्चुअली हमारा इस टॉपिक को भी कवर करता है, मतलब जो क्रोनोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये टॉपिक पढ़ोगे आपको तब भी ये लगेगा चार्ट, इसका पढ़ोगे तब भी लगेगा चार्ट, इसका पढ़ोगे तब भी, इसका पढ़ोगे तब भी, सारे आपके कंसेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, डार्क एजेस वाला हमारा टॉपिक नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसे ऐसे हैं, एक एक करके, पहले ये हुआ, इससे फिर इसके बाद नेक्स्ट ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर अब ये चीज़ आई, उसके बाद इससे थोड़ा जो है इसको बूस्ट मिला, और उसके बाद ये नेक्स्ट आया, मगर यहाँ पे आपने रखना है कि इसके साथ इसको ब्रैकेट में करना है आपने, इम्पेरियलिज्म। ठीक है, और उसके बाद आया सोशलिज्म। आपका तो ये टेस्ट सीरीज़ भी है ना, सैटरडे को है,
सैटरडे से हैं? टेस्ट सीरीज देते हो आप? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। कितने घंटे घर में पढ़ते हो और कब पढ़ते हो? दिन को पढ़ते हो, रात को पढ़ते हो? कितनी देर तक? ऐसे दिन का मतलब शेड्यूल आपका क्या निकलता है? कितने आवर्स आप देते हो स्टडीज़ को? 6 बहुत कम है। अच्छा, आप? नहीं, कॉलेज आपका कौन सा है कॉलेज? साइंस कॉलेज, ठीक। अभी से हैबिट बनाओ, फिर ये आपकी आदत बन जाएगी। उसी दिन सोचोगे मैं 1 साल तैयारी करूँगी सिविल्स की, तो फिर नहीं हो पाता। अभी से थोड़ा थोड़ा हैबिट दोगे, फिर बुक्स के बिना फिर आदत सी हो जाती, नहीं रह सकता बंदा। हम क्या करते थे, हमें जब नींद नहीं आती थी ना, हम बुक्स खोल लेते थे, स्लीपिंग थेरेपी। अब तो ऐसा है कि चलते चलते भी, खाते खाते भी बुक खोल के रखी हो, पढ़ रहे हैं, क्योंकि तब नहीं होता था इंटरेस्ट, तो हैबिट बनते बनते। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ लिखा देता हूँ आपको, अभी टाइम है थोड़ा सा, नोट करना है, बाकी वो समझाने वाला कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, इसमें मेंशन किया था, जो पार्लियामेंट्स जो एग्जिस्ट करते थे, पेज डेटा, डी सेपरेट रखना है आपने, या इकट्ठा भी रख सकते हो, डी को इसमें सेपरेट रखना, ETAT। ये एक्चुअली रीजन्स थे, और ये वो रीजन्स थे जो एक्चुअली एनेक्स किए जाते थे, और इनके ऊपर जो फिस्कल पॉलिसीज, टैक्सेशन, जो भी सारा होता था वो लगाए जाते थे। और कुछ इनमें जो कुछ एरियाज़ में, कुछ रीजन्स में इनकी नंबरिंग ऑलमोस्ट 36 थी टोटल। इनमें मोस्टली क्या होता था कि इनमें जो लोकल रूल्स इनके थे वो कुछ हद तक, मतलब ये एटोनमस, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि मतलब एज फार एज जम्मू यूनिवर्सिटी इज़ कंसर्न, एक एटोनमस अथॉरिटी है, बाय लॉज बनाते हैं, तो वैसे ही इनको थोड़ा बहुत एटोनमी था। तो ये एरियाज़ आते थे फ्रेंच किंगडम में। तो इसमें ज़्यादा जाना नहीं है आपने, अगर ये याद रहेंगे, लिख दोगे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कोई डाउट? ये आप नाम बताना मुझे, आपका मुझे भूल गया, आप पीछे, आपका नाम? हाँ हाँ, अनमोल। क्या कर रहे हो आप?
ग्रेजुएशन कर दी, किस में की? अच्छा, कहाँ से की? आपने? साइंस कॉलेज से, साइंस कॉलेज, ठीक है। और आप हैं? अच्छा, हो गई है, ठीक है। कहाँ से की आप? अच्छा, रजौरी से, ठीक। और बच्चों आप? हो गई, कहाँ से की? अच्छा, रामन कॉलेज से। मैं भी रामन से ही हूँ। क्या नाम है आपका पूरा? बानू, ठीक है। आपके पापा क्या करते हैं? पुलिस में। अपनी कास्ट क्या है आपकी? मलिक है, ठीक है। रुनियालों को तो जानते हो ना? रुनियाल, हाँ। आप बेसिकली नील से हो? आप बेसिकली, तो मैं भी तो बेसिकली नील से ही हूँ। हम डेंगू में आते हैं। रुनियाल आगे मेरे इनलाज है वो। अच्छा अच्छा, ठीक। मेरा ज़्यादा स्कूलिंग मतलब हमने छोड़ा हुआ है बड़ी देर पहले, रामन में थे, फिर यहाँ पे स्कूलिंग मैक्स में यहीं पे हूँ, ठीक है। कितने बजे आते हो आप लोग यहाँ पे? 12 बजे आते हो? 1:30? पहले किसकी क्लास होती है? अच्छा, ये उतार दिया, नोट कर दिया? बुक्स ली है आप लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए? हैं? अभी नहीं लेना, ठीक है। बुक्स नहीं लेना, जो आपको कंटेंट मिल रहा है यहाँ से सफिशेंट है। बार बार मैं वही कह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। वो बच्चे क्या करते हैं, वो भंडार ले लेते बुक्स का, ठीक है। पहले कंसेप्ट क्लियर करो अपने, उसके बाद फिर